डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 11 ब्रदर्स बॉन्ड्स हिडन रिजॉल्व। धड़कन धड़नन धड़नन। दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों से धीमी कदमों की आवाज गूंजी और कोने से एक आकृति प्रकट हुई। उसके बाल साफ सुथरे और छोटे थे, त्वचा स्वस्थ और सांवली थी, और हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी जवानी की झलक थी, लेकिन उसके चेहरे की दृढ़ मर्दाना बनावट पहले से ही दिखाई दे रही थी। भाई, तुम वापस आ गए। लुओ चेन को देखते ही उस युवक की आंखों में थोड़ी चमक आ गई, लेकिन फिर उसने लुओ चेन की बाहों में लिपटे हुए धधकते शेर को देखा और थोड़ी झुंझलाहट के साथ उसे डांट दिया। छियान, अभी इसी वक्त मेरे भाई की बाहों से बाहर निकलो। उस युवक की आवाज में दांत पीसने का हल्का सा भाव था, जिससे छियान नामक धधकते शेर को अनजाने में ही कंपकंपी आ गई। छियान अनिच्छा से लुओ चेन की बाहों से नीचे उतरी, उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। लुओ चेन अपनी हंसी नहीं रोक सका और उसे दिलासा देने के भाव से उसके सिर पर थपथपाया। हाल ही में स्कूल में सब कैसा चल रहा है? दोनों भाई खाने की मेज पर बैठ गए और अपना पैक किया हुआ खाना खोलते ही लुओ चेन ने अपने छोटे भाई के स्कूली जीवन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन मैं जल्द ही अपने तीसरे साल में प्रवेश करने वाला हूँ, इसलिए सामान्य से अधिक युद्ध प्रशिक्षण होगा। लुओ चेन ने लुओ यांग के चेहरे पर छिपी थकान को ध्यान से देखा और मन ही मन आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसके भाई का भी समय इन दिनों आसान नहीं चल रहा था। बीस्ट मास्टर बनने के लिए जरूरी सामान खरीदने में कंजूसी मत करना। मैं तुम्हें बाद में कुछ और पैसे भेज दूंगा। प्रमोशन परीक्षा में अच्छे अंक लाने की कोशिश करना। लुओ यांग ने सिर हिलाया। माँ पापा ने हमें शुरू से ही ज्यादा पैसे नहीं दिए। चलो इसे बचाते हैं। अतिरिक्त बीस्ट मास्टर संसाधन खरीदे बिना भी मैं पूरे स्कूल में सबसे अच्छा हूँ। लुओ यांग के ग्रेड हमेशा से ही उत्कृष्ट रहे थे। उसकी बीस्ट मास्टर प्रतिभा एबिलिटी इनहेरिटेंस थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि वह जिन जानवरों के साथ अनुबंध करता था, उनकी कुछ क्षमताओं को वह विरासत में प्राप्त कर सकता था। ये क्षमता अत्यंत असामान्य थी। जब उसने पहली बार इसे जागृत किया, तो लुओ युहिंग ने बार बार जोर देकर कहा कि उसे इस क्षमता को तब तक प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, और लुओ यांग ने आज्ञाकारी रूप से उसकी बात मानी और इसे कभी प्रकट नहीं किया। लेकिन फिर भी, केवल अपने द्वारा अनुबंधित राक्षसों पर भरोसा करते हुए, वो हमेशा स्कूल में अघोषित राजा रहा था, और बाकी सभी से कहीं आगे था। लुओ चेन को अपने छोटे भाई की स्थिति की कुछ समझ थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, जो खर्च करना आवश्यक है, वह खर्च किया जाना चाहिए। किसी जीव के विकास के महत्वपूर्ण दौर में संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको एक अच्छी नींव रखनी होगी। लुओ यांग जानता था कि कभी कभी वह अपने बड़े भाई से बहस नहीं कर सकता, इसलिए वह चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद, उसने सावधानी से पूछा, भाई, क्या हाल ही में मम्मी और पापा के बारे में कोई खबर मिली है? लुओ चेन ने लुओ यांग को अधिकारी लियू चेंगयू से मिली खबर बताई, फिर आगे कहा, तुम्हारी बात यह है कि अब तुम अपनी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान दो। मम्मी पापा के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, वे जरूर सही सलामत वापस आ जाएंगे। ये सुनकर कि उनके माता पिता केवल फंसे हुए हैं, लुओ यांग के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। उसने सिर हिलाया। भाई, मुझे पता है। मैं परीक्षा की अच्छी तैयारी करूंगा। लेकिन तुम आज दुकान क्यों गए थे? क्या वह 1 महीने से ज्यादा समय से बंद नहीं है? लुओ चेन की भौहें तंग गईं। यही वो खुशखबरी है जो मैं आज आपको बताना चाहता था। मैंने सफलतापूर्वक सत्य की आंख की प्रतिभा को जागृत कर लिया है, इसलिए मैं दुकान फिर से खोलने की योजना बना रहा हूँ। अब से आपको पैसों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वास्तव में, ये खबर सुनकर लुओ यांग भी बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उनके परिवार में काफी समय से कोई अच्छी खबर नहीं आई थी। पहले उनके माता पिता का देहांत हो गया, फिर लुओ चेन की आत्मा को विभाजित करने वाली बीमारी अचानक और बिगड़ गई। उस दौरान, युवा लुओ यांग ने अपने जीवन का सबसे अंधकार में दौर अनुभव किया।
लेकिन शुक्र है कि अब खबर ये थी कि उसके भाई की आत्मा को विभाजित करने वाली बीमारी धीरे धीरे सुधर रही थी। उसके माता पिता केवल अस्थायी रूप से एक गुप्त क्षेत्र में फंसे हुए थे, और अब लुओ चेन ने सत्य की आंख की दुर्लभ प्रतिभा को भी जागृत कर लिया था। बिल्कुल, लुओ चेन ने आज ही प्राप्त किया हुआ अप्रेंटिस ब्रीडर बैज निकाला और उसे लुओ यांग के सामने लहराया। लुओ यांग की उंगलियां बैज पर लगी कोमल पत्ती पर कुछ बार फिर छू गईं। यह असली है, बहुत बढ़िया। लुओ यान का वर्तमान उत्साह उस समय से भी अधिक था जब उसने स्वयं अपनी पशु प्रबंधक प्रतिभा को जागृत किया था, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। सच्चाई ये थी कि बचपन से ही लुओ चेन में आत्मा के विभाजन की बीमारी के लक्षण दिखाई देते थे, और स्वाभाविक रूप से उसके परिवार ने उसकी अधिक देखभाल और चिंता दिखाई। इसके अलावा लुओ युहिंग और उनकी पत्नी का हान हाई गुप्त क्षेत्र में प्रवेश लुओ चेन की आत्मा विभाजन बीमारी से संबंधित था। उन्होंने सुना था कि वहां एक ऐसा राक्षस रहता है जो जिद्दी मानसिक बीमारियों का इलाज कर सकता है। इसलिए दंपति ने हान हाई के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, यह उम्मीद करते हुए कि वे अपनी किस्मत आजमा सकेंगे और देख सकेंगे कि क्या वे इसे ढूंढ सकते हैं। जब लुओ यांग की भावनाएं शांत हुई, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं अपने पशु रूपी जीव की साधना का जिम्मा आपको सौंपता हूँ, बड़े भाई। लुओ चेन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं हुआगुओ में सबसे शक्तिशाली जानवर को विकसित करने में आपकी अवश्य मदद करूंगा। बोलने के बाद दोनों भाई जोर से हंस पड़े। लुओ यांग की अभी सबसे शक्तिशाली बीस्ट मास्टर बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, वह बस अपने बड़े भाई को थोड़ा आत्मविश्वास देना चाहता था। और लुओ चेन हंस पड़ा, क्योंकि उसे लुओ यांग के जानवर को उस स्तर तक विकसित करने का पूरा भरोसा था, जिस स्तर तक उसने वादा किया था। रात के खाने के बाद धधकते शेर चियान बेचैनी से लुओ चेन को अपने बाल संवारने के लिए परेशान कर रहा था। लुओ चेन और लुओ यांग दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि चियान बचपन से ही लुओ चेन से इतना क्यों चिपका रहता था। यहाँ तक कि जब उसे लुओ चेन और उसके मालिक लुओ यांग दोनों का सामना करना पड़ा, तब भी उसने ज्यादातर लुओ चेन के साथ रहना ही पसंद किया। कोई और रास्ता नहीं था। चूंकि वे बहुत कम मिलते थे, इसलिए लुचेन ने मजबूरी में उसके लिए विशेष रूप से तैयार की गई छोटी कंघी निकाली और धीरे धीरे उसके गहरे लाल फर को संवारा। पूरी प्रक्रिया के दौरान चियान ने आराम से अपनी आंखें सिकोड़ ली, और वह काफी संतुष्ट दिख रही थी। अपने फर को संवारते हुए लुओ चेन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी दूसरी प्रतिभा विकास अनुमान क्षमता को सक्रिय किया। ध्वजता हुआ शेर चियान अग्नि शेर, धधकते शेर पिघलते विशालकाय शेर, धधकते शेर बर्फीली ज्वाला वाला शेर राजा। बहुत बढ़िया। ब्लेजिंग लान के 3 विकास पथ हैं। पहला पथ वर्तमान में अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त है, और किंग्यांग शहर में एक प्रजनक है जो इस पथ में महारत हासिल कर चुका है। हालांकि बाद के 2 के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं गया था। ब्लेजिंग लान स्वयं एक स्पिरिट बीस्ट प्रजाति थी, और एक विकास के बाद इसका मतलब था कि यह कम से कम एक किंग बीस्ट प्रजाति होगी। मूल रूप से लुओ युहिंग और उनकी पत्नी की योजना ब्लेजिंग लान को पहले स्तर तक विकसित करने की थी, लेकिन उस ब्रीडर द्वारा विकास करवाने के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता थी, और विकास के बाद की स्थिति की गारंटी नहीं दी जा सकती थी। अब जब उसे विकासवाद से संबंधित ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो वह बड़ी मात्रा में धन बचा सकता था और धधकते शेर को उसके विकास पथ के लिए अधिक विकल्प दे सकता था। हालांकि उसकी विकास अनुमान लगाने की क्षमता अपूर्ण प्रतीत होती थी, जिससे वो कुछ विकसित प्रजातियों का वर्णन करने में असमर्थ था। इसलिए जब तक कोई वास्तविक जीव मौजूद न हो, लुओ चेन के पास केवल नाम से यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था कि कौन सा जीव अधिक शक्तिशाली है। ये सोचकर लुओ चेन ने बेबसी से आह भरी। लुओ चेन की अचानक आह सुनकर लुओ यांग ने सतर्कता से पूछा, क्या हुआ भाई, क्या आप थक गए हैं? फिर वह चियान के पास गया और उसे हल्के से लात मारी। रास्ते से हट जाओ, तुम्हें बस घर जाकर मजे करना आता है। लुओ चेन ने लुओ यांग के पैर पर थपथपाया, लेकिन वह सचमुच थोड़ा थका हुआ था। वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, कुछ नहीं, शायद आज मैंने बहुत कुछ झेल लिया है। मैं पहले ऊपर जाकर आराम करता हूँ। ठीक है भाई, तुम पहले आराम कर लो। लुओ यांग ने भी उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह किया। लुओ चेन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस उसे याद दिलाया, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। सीढ़ियों पर कदमों की धप धप की आवाज के साथ लुओ चेन और वह छोटा सा रोएंदार जीव अपने कमरे में लौट आए।
लुओ चेन को अपने कमरे में वापस जाते देख लुओ यांग तुरंत अपने कमरे में लौट आया। काले कपड़े पहने और जैकेट पहन ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर जाने वाला हो। लुओ यांग ने अपनी कलाई पर एक चांदी का कंगन दिखाया और धधकते शेर को पुकारा, चियान। चियान आज्ञाकारी होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर कंगन से निकली चांदी जैसी रोशनी चियान पर पड़ी और चियान गायब हो गया। लुओ यांग ने एक बैग उठाया और दबे पांव बाहर निकल गई। उस रात लुओ चेन को असाधारण रूप से गहरी नींद आई और वह सुबह तक सोता रहा। लुओ चेन नीचे जाकर नाश्ता तैयार करने लगा। पहले तो वह लुओ यांग को साथ में खाने के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये कुछ दुर्लभ छुट्टी के दिन हैं, इसलिए उसने उसे देर तक सोने दिया। नाश्ता खत्म करने के बाद वह तुरंत पालतू जानवरों की दुकान की ओर वापस भागा। धधकते शेर ने सावधानीपूर्वक पहली मंजिल का चक्कर लगाने के बाद टप टप करते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। लू यांग का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। क्या मेरा भाई चला गया? युवक की सतर्क आवाज सुनाई दी। वह अपने कमरे में अध्ययन डेस्क पर रखी कुर्सी पर बैठा था। उसका दुबला पतला ऊपरी शरीर नंगा था। उसके सीने और बाहों पर किसी अज्ञात जानवर के आंसू से लगे घाव दिखाई दे रहे थे और उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर गिरने से खरोंच और लाल निशान थे। धधकते शेर ने सावधानी से सिर हिलाया। दरअसल उसके शरीर पर भी चोटें थीं, लेकिन वे उसके घने फर से अच्छी तरह छिपी हुई थीं। धधकते शेर की प्रतिक्रिया देखकर लुओ यांग ने मुंह बनाया और खुद को और धधकते शेर को दवा लगाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट खोजने के लिए भंडार कक्ष में गया। कल वह फाइन स्टील बटरफ्लाई बहुत ही आक्रामक थी। आज ये युवा मास्टर उससे इसका बदला जरूर लेगा। दवा लगाते समय लुओ यांग लगातार बुदबुदा रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि पिछली रात कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो काफी परेशान हो गया था। डॉट 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 लुओ चेन ने पालतू जानवरों की दुकान का दरवाजा सुबह जल्दी खोल दिया। आज रूपांतरण कुंड में स्नान कर रहे जानवरों में 2 ग्लोसन हाउंड और एक लाइटनिंग रैट शामिल थे। लुओ चेन की राय में 3 सितारा फ्रेग्रेंट रैबिट बाजार में बिकने वाले 1 सितारा वाले रैबिट से पहले से ही बेहतर था और कीमत में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। अन्य बीस्ट कंपेनियन दुकानों में उनके साथियों की नज़र में ये कीमत पूरी तरह से घाटे का सौदा थी, इसलिए लुओ चेन को फ्रेग्रेंट रैबिट की प्रतिस्पर्धात्मकता के बारे में कोई संदेह नहीं था। हालांकि अच्छी शराब भी गहरी गलियों से डरती है वाली स्थिति से बचने के लिए उसने मौजूदा बीस्ट कंपेनियन पिंजरों के सामने कार्ड बनाए, जिनमें बीस्ट कंपेनियन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। अन्यथा अगर हर ग्राहक को पूछना पड़े तो लुओ चेन को लगा कि वह झुंझलाहट से मर जाएगा। कार्डों में बीस्ट कंपेनियन की जाति, रंग और कौशल की जानकारी दी गई थी और अंत में विक्रय मूल्य और मोलभाव नहीं का अनुरोध थोड़े बड़े फॉन्ट में लिखा गया था। तीनों सुगंधित खरगोशों में से प्रत्येक की कीमत 25,000 स्पिरिट कॉइन थी। ट्रांसफॉर्मेशन पूल में पहली बार डुबकी लगाने के बाद ग्लोसन हाउंड और लाइटनिंग रेट ने वास्तव में ऊर्जा सांद्रता में वृद्धि का अनुभव किया, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए आज ग्लोसन हाउंड की कीमत 25,000 स्पिरिट कॉइन प्रति यूनिट थी और लाइटनिंग रैट की कीमत 57,000 स्पिरिट कॉइन थी। ये संदर्भ जाहिर तौर पर आसपास की अन्य पालतू जानवरों की दुकानों की कीमतों पर आधारित था। आखिरकार इन दोनों प्रकार के पालतू जानवरों के साथियों में फिलहाल कोई खास फायदे नहीं थे, इसलिए उनकी कीमतें आसपास की दुकानों के बराबर ही रखी गईं। ये सब करने के बाद दुकान का दरवाजा बाहर से खुल गया। याओ याओ, क्या इस दुकान में सचमुच 3 सितारा फ्रेग्रेंट रैबिट मिलते हैं? एक सलीके से कपड़े पहनी लड़की एक विनम्र और प्यारी लड़की को साथ लेकर दरवाजे के बाहर से अंदर भागी। याओ याओ, जो कल लुओ चेन की दुकान पर आई हुई किंगयांग फर्स्ट हाई स्कूल की एक सभ्य लड़की थी, असहाय होकर अपनी दोस्त को जबरदस्ती उसका हाथ खींचते हुए देखती रही। जब मैं कल आया था तब भी उनमें से 3 ही बचे थे। मुझे नहीं पता कि आज वे सब बिक गए हैं या नहीं। जल्दी करो और देखो। लुओ चेन ने काउंटर के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। बीस्ट कंपेनियन अभी भी यहीं हैं, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। सामने खड़ी बेहद खूबसूरत पोशाक पहने लड़की ने आश्चर्य से लुओ चेन की ओर देखा और पूछा, क्या आप इस दुकान के मालिक हैं? लड़की के संदेह का सामना करते हुए लुओ चेन ने बस हल्की सी मुस्कान दी और सहमति में सिर हिलाया, जी हाँ। उसने सोचा कि क्या उसके पिता लौटने पर ये दुकान वापस ले लेंगे, लेकिन शायद नहीं। वे कहाँ हैं? लुओ चेन ने सोच समझकर सुंदर पोशाक पहने लड़की को दक्षिण दिशा की ओर इशारा किया।
निर्देश मिलने पर बेहतरीन पोशाक पहने लड़की ने इस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया कि बॉस नाबालिग जैसा क्यों दिख रहा था और वह सुगंधित खरगोशों वाले पिंजरे की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे खड़ी चेंग याओ लुओ चेन को एक अजीब सी मुस्कान ही दे पाई थी कि अनजाने में ही उसे वहां से खींच लिया गया। उसने कहा, फेन होंगशियांग, धीरे चलो। हालांकि फेन होंगशियांग नाम की लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी और तेजी से चलती रही। कुछ ही देर में वे दोनों पिंजरे के सामने खड़े हो गए। तीनों खरगोशों को वहीं देखकर फेन होंगशियांग ने राहत की सांस ली। इसके बाद वह शांतिपूर्वक अपने सामने पिंजरे में मौजूद सुगंधित खरगोशों का अवलोकन करने लगी। नया संकेत। चेंग याओ ने आज पिंजरे के सामने कुछ नया देखा। 3 सितारा खूंखार जानवर। जब फेन होंगशियांग ने देखा कि पिंजरे में बंद सुगंधित खरगोशों के कान के क्रिस्टल सामान्य सुगंधित खरगोशों की तुलना में आकार में बड़े थे, तो वह लगभग 70 से 80% आश्वस्त हो गई थी। लेकिन एहतियात के तौर पर उसने अपनी कलाई पर लगे स्टोरेज ब्रेसलेट से अपना पर्सनल टर्मिनल निकाला, फिर कुछ देर तक उसे चलाया और कोई अज्ञात फंक्शन चुना। टर्मिनल से एक ताजगी भरी हरी रोशनी निकली, जो सुगंधित खरगोश पर चमक रही थी। पर्सनल टर्मिनल की स्क्रीन पर एक सूचना प्रदर्शित हुई, ऊर्जा सांद्रता 300, 3 सितारा खूंखार जानवर। इस परीक्षण परिणाम को देखकर फेन होंगशियांग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसके बगल में खड़ी चेंग याओ ने उसके हाथ में मौजूद टर्मिनल को देखते हुए ईर्ष्या से कहा, होंगशियांग, क्या ये तुम्हारा नवीनतम टर्मिनल है? ये सूचना जांचने वाला फंक्शन काफी उपयोगी लगता है। हालांकि फेन होंगशियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, ये फंक्शन वास्तव में कई बार काफी बेकार होता है। ये केवल वर्तमान परिस्थितियों में ही अधिक उपयोगी है। जंगल में जंगली जानवर साथी आपके द्वारा स्कैन किए जाने का इंतजार नहीं करेंगे, और इस तरह के स्कैनिंग व्यवहार से जानवर साथी के क्रोधित होने का भी खतरा रहता है। चेंग याओ को ये समझाने के बाद कि यह सुविधा केवल उपयोगी प्रतीत होती है, उसने अचानक चेंग याओ का हाथ पकड़ लिया और कहा, हालांकि जब तुम्हारा जन्मदिन होगा तो मैं तुम्हें एक उपहार में दे सकती हूँ। फिर चेंग याओ की प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हुए फेन होंगशियांग ने काउंटर के पीछे खड़े लुओ चेन पर चिल्लाते हुए कहा, बॉस, मैं एक सुगंधित खरगोश खरीदना चाहता हूँ। पहला आदेश आ गया। लुओ चेन ने अपनी अंदरूनी उत्तेजना को दबाया और शांति से दोनों लड़कियों के पास चला गया। आप कौन सा चाहते हैं? फेन होंगशियांग की निगाहें इधर उधर घूमी। बॉस, मुझे एक चुनने में मदद कीजिए। दरअसल तीनों ही फ्रेग्रेंट रैबिट एक जैसे थे, इसलिए चुनने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे। लुओ चेन ने पिंजरे से एक सुगंधित खरगोश निकाला जो थोड़ा अधिक फुर्तीला लग रहा था, फिर उसे एक छोटे से पोर्टेबल पिंजरे में रखा और फेन होंगशियांग को सौंप दिया। क्या आपको सुगंधित खरगोश के लिए भी विशेष भोजन की आवश्यकता है? नहीं, धन्यवाद। फेन होंगशियांग ने सिर हिलाकर लुओ चेन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये 25,000 स्पिरिट कॉइन होंगे। फेन होंगशियांग को कीमत देखकर आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने शांति से कार्ड से भुगतान करना चुना। 25,000 स्पिरिट कॉइन सफलतापूर्वक जमा हो गए। पैसे के आने की आवाज आश्चर्यजनक रूप से सुखद थी। पैसे चुकाने के बाद फेन होंगशियांग भी बहुत खुश लग रही थी। उसने चेंग याओ को अपने पास खींचते हुए कहा, चलो, बड़ी बहन तुम्हें बढ़िया खाना खिला रही है। चेंग याओ ने चुपचाप लुओ चेन को अलविदा कहा और फिर फेन होंगशियांग के पीछे पीछे दुकान से बाहर निकल गई। लुओ चेन ने दोनों लड़कियों को जाते हुए देखा। पहला व्यापारिक सौदा सफल रहा और सिस्टम के बीस्ट कंपेनियन बिक्री कार्य का 1/3 हिस्सा पूरा हो गया, लेकिन 50 ग्राहकों में से केवल 2 ही ग्राहक आए थे। आगे का रास्ता अभी लंबा और कठिन था। चेंग याओ और फेन होंगशियांग का मनोरंजन करने के बाद लुओ चेन ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रवेश द्वार पर एक साइनबोर्ड भी लगा दिया। नया स्टोर खुल रहा है, उच्च गुणवत्ता वाले पालतू जानवर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। पालतू पशुओं के लिए बोर्डिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। ये स्पष्ट नहीं था कि उस साइनबोर्ड का कोई असर हुआ या चेन्यांग पेट स्टोर को आज बस ध्यान मिल रहा था, लेकिन आखिरकार लोग लगातार स्टोर में आने लगे। हालांकि ज्यादातर लोग सिर्फ सरसरी नजर डालने के लिए आए थे और उनका कुछ भी खरीदने का इरादा नहीं था। लुओ चेन अपने मिशन के उद्देश्य के लिए ग्राहकों की संख्या में लगातार वृद्धि देखकर काफी संतुष्ट था। इस व्यावसायिक सड़क या शहर में मौजूद अन्य बीस्ट कंपेनियन स्टोरों की तुलना में चेन्यांग पेट स्टोर में सर्वर और कैशियर सहित कुल मिलाकर केवल एक ही व्यक्ति था। स्वाभाविक रूप से वह आने वाले ग्राहकों को विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं दे सका, इसलिए सभी आगंतुक बस स्वतंत्र रूप से इधर उधर देखते रहे,
और दुकान में बीस्ट कंपेनियन की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। हालांकि 3 सितारा खूंखार साथी जानवर सुगंधित खरगोश की शुरुआत ने फिर भी देखने आए अधिकांश ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ लोगों ने कैशियर के डेस्क के पीछे बैठे लुओ चेन से ये भी पूछा, छोटे स्टोर मैनेजर, क्या आपके फ्रेग्रेंट रैबिट का विवरण विश्वसनीय है? लुओ चेन कैशियर की डेस्क के पीछे से सीधा खड़ा हो गया। ग्राहक सुगंधित खरगोश के कर्णपटल को देख सकते हैं। इसके कर्णपटल से जुड़े क्रिस्टल का आकार इसकी वर्तमान शक्ति को दर्शाता है। कुछ प्रख्यात प्रजनकों का तो ये भी मानना है कि जब क्रिस्टल सुगंधित खरगोश के पूरे कान को ढक लेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाएंगे। बस आज तक कोई भी प्रजनक इसमें सफल नहीं हुआ है। आप पिंजरे में 2 सुगंधित खरगोशों को देख सकते हैं। क्या उनके कर्णपल्लवों से जुड़े क्रिस्टलों का आकार सामान्य से कहीं अधिक बड़ा नहीं है? उन ग्राहकों ने गौर से देखा और वास्तव में, जैसा कि लुओ चेन ने कहा था, पिंजरे में घूम रहे 2 सुगंधित खरगोशों के कर्णपल्लवों से जुड़े क्रिस्टलों का क्षेत्र सामान्य से कहीं अधिक बड़ा था। लुओ चेन की युवा सूरत और शांत स्वभाव को देखकर किसी ने अनजाने में ही उसे चिढ़ा दिया। छोटे स्टोर मैनेजर, इस सुगंधित खरगोश के अलावा, जिसे उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद माना जा सकता है, अन्य 2 पशु साथियों का विवरण विशेष रूप से खास क्यों नहीं लगता? इस सवाल का जवाब देते हुए लुओ चेन ने शांत भाव से कहा, ये दोनों बीस्ट कंपेनियन अभी अभी खरीदे गए हैं और अभी इनका प्रजनन नहीं हुआ है। अगर ग्राहक इच्छुक हैं, तो आप कुछ दिनों में वापस आ सकते हैं। लुओ चेन के आत्मविश्वासपूर्ण रवैये के बावजूद 40 वर्ष के उस ग्राहक ने, जो केवल मजाक कर रहा था, गंभीरता से कहा, ठीक है, मेरा बेटा जल्द ही 12 साल का होने वाला है। अगर लिटिल स्टोर मैनेजर द्वारा पाले गए बीस्ट कंपेनियन वाकई उच्च गुणवत्ता वाले हैं, तो मैं उसे एक खरीदने के लिए आपकी दुकान पर लाऊंगा। लुओ चेन ने जोर से कहा, ठीक है, 5 दिन। बस 5 दिनों में तुम वापस आ सकते हो। ये तो सुबह भर में होने वाली कुछ छोटी मोटी घटनाएं थीं। लुओ चेन को असल में इस बात की चिंता थी कि उस सुबह एक और सुगंधित खरगोश बिक गया था। अब वो अपने मिशन के लिए 3 बीस्ट कंपेनियन बेचने से केवल एक बीस्ट कंपेनियन दूर था। दोपहर के भोजन के शांत समय के दौरान वह आखिरी सुगंधित खरगोश पर उत्साह भरी नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। अब सिस्टम मिशन को पूरा करने की उसकी सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थीं। हालांकि लुओ चेन की कोशिशें सुगंधित खरगोश पर पूरी तरह से बेकार साबित हुई, जो शांति से लुओ चेन द्वारा खिलाई गई हरी घास की गोलियां खाता रहा। हालांकि इसके साथ मौजूद 2 सुगंधित खरगोश गायब हो गए थे, लेकिन इससे इसके खाने के आनंद पर जरा भी असर नहीं पड़ा। लुओ चेन ने एक बार फिर फ्रेग्रेंट रैबिट के विकास पथ की समीक्षा की। विकास पथ, सुगंधित खरगोश, सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश, राजा पशु प्रजाति। विकास की शर्तें, सुगंधित खरगोश स्वयं 6 सितारा भयंकर पशु साथी बन जाता है। फिर क्लियर हॉट फ्लावर, मिस्टिक स्पिरिट ग्रास और ऑटम मून वाइन की शाखाओं और पत्तियों का उपयोग करके सुगंधित खरगोश के पीने के लिए एक औषधीय तरल तैयार करें। सफल विकास की संभावना बहुत अधिक है। ये कहना जरूरी है कि जब भी लुओ चेन ने विकास की इन परिस्थितियों को देखा, वह चुप हो गया। क्लियर हॉट फ्लावर एक सामान्य स्पिरिट बीस्ट स्तरीय औषधीय जड़ी बूटी है, इसलिए यह विशेष रूप से कीमती नहीं है। लेकिन रहस्यमय आध्यात्मिक घास अलग है। हालांकि इसे भी आध्यात्मिक जीव की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसकी विक्रय कीमत क्लियर हॉट फ्लावर से 30 गुना से भी अधिक है। ऑटम मून वाइन एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट बीस्ट प्रजाति है, और इसकी शाखाओं और पत्तियों को बहुत कीमती नहीं माना जाता है। हालांकि केवल विकास सामग्री की लागत ही लगभग 6 से 7 लाख रुपए होगी। ये तो कहना ही नहीं कि लुओ चेन को अब आवश्यक सामग्री मिल भी पाएगी या नहीं। सुगंधित खरगोश को 6 सितारा भयंकर पशु साथी के रूप में विकसित करने में बहुत लंबा समय लगेगा। इसके अलावा ये सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाला खरगोश एक राजा प्रजाति का जानवर है, और लुओ युहिंग के गायब होने के बाद वह एक मामूली प्रशिक्षु प्रजनक होने के नाते इसे नियंत्रित नहीं कर सका। इन परिस्थितियों में भी लुओ चेन ने अधिक स्थिर विकास पद्धति को चुना। हालांकि 4 सितारा भयंकर पशु साथी सुगंधित खरगोश दुकानों में लगभग अनुपलब्ध हैं। हालांकि जिन पालतू सुगंधित खरगोशों को प्यार किया जाता है, वे भी इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए दूसरों को यही लगेगा कि चेन्यांग पेट स्टोर सिर्फ दोबारा खुल रहा है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए घाटे में सामान बेच रहा है और कुछ व्यावसायिक हथकंडे अपना रहा है। दोपहर में लुओ यांग पैकेटबंद भोजन लेकर दुकान पर पहुंची।
उसने अपने साथ लाया हुआ भरपेट भोजन नीचे रखा और फिर उत्सुकता से पूरी तरह से बदले हुए स्टोव का जायजा लिया। भाई, क्या तुमने दुकान को फिर से सजाया है? लुओ यांग पहले लुओ चेन की तुलना में चेनयांग पेट स्टोव में कई बार जा चुका था, इसलिए स्टोव की सुविधाओं और जगह में हुए बदलावों ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इन नवीनीकरणों में उनका अपना पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन ये सब सिस्टम की ही देन थी। लुओ चेन अभी तक इस प्रणाली के अस्तित्व को उजागर नहीं कर सकता था, इसलिए उसे मजबूरी में ये कहना पड़ा, हाँ, इसमें बहुत खर्च आया। हालांकि लुओ यांग ने उस सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि दुकान में मौजूद केवल 4 बीस्ट कंपेनियन को दिलचस्पी से देखा। भाई, तुमने जिन बीस्ट कंपेनियंस को चुना है, वे काफी अच्छी गुणवत्ता के प्रतीत होते हैं। लुओ यांग हमेशा से लुओ चेन का सबसे बड़ा प्रशंसक रहा था। ऐसा लगता था कि बचपन से ही लुओ यांग एक बड़े भाई की तरह लुओ चेन का ख्याल रखता आया था। आखिरकार लुओ चेन, जो कभी कभी आत्मा वियोग सिंड्रोम से पीड़ित होता था, कभी कभी बिल्कुल एक मंदबुद्धि व्यक्ति जैसा दिखता था। लुओ चेन ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, बैठो और खाना खाओ। रात के खाने का ख्याल तुम रख लेना। ठीक है। जब लुओ यांग लुओ चेन के करीब आई, तो लुओ चेन ने लुओ यांग में आए बदलाव को गौर से देखा और संदेह से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी पीली क्यों दिख रही हो? लुओ चेन की बातें सुनकर लुओ यांग का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। आह, शायद इसलिए क्योंकि बीस्ट कंपेनियन कॉम्बैट एरिना में सुबह का प्रशिक्षण बहुत थका देने वाला था। लुओ चेन को उस पर कोई शक नहीं था, उसे लगा कि लुओ यांग सचमुच प्रशिक्षण मैदान में गया है। स्कारलेट फ्लेम कहाँ है? आह, वो आज सुबह बहुत थका हुआ था, खाना खा चुका है और अब अपनी रिस्टबैंड में आराम कर रहा है। स्कारलेट फ्लेम, जिसे लुओ यांग ने जबरदस्ती कलाई पर पट्टी बांध कर रखा था और जो मन ही मन रूठ रही थी, बस मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। ओह, मैं समझा। ये देखकर कि लुओ चेन ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, लुओ यांग ने मन ही मन राहत की सांस ली। खाना खाने के बाद जल्दी वापस आकर आराम करो। खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। लुओ यांग ने अपना सिर अपने कटोरे में छिपा लिया और केवल कुछ बुदबुदाते हुए स्वरों से ही प्रतिक्रिया दी। लुओ चेन चाहता था कि वह इतनी जल्दी वापस चला जाए क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि वह ऊपर जाए और रूपांतरण कुंड का पता लगा ले। तो ये भोजन दोनों भाइयों के अपने अपने छिपे हुए इरादों के साथ समाप्त हुआ। खाना खाने के बाद लुओ यांग सचमुच दुकान में ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी से वापस चला गया। दोपहर में दुकान में आने वाले ग्राहकों की संख्या सुबह की तुलना में और भी अधिक थी। जल्द ही सिस्टम की 50 ग्राहकों की उपस्थिति की आवश्यकता पूरी हो गई। अब केवल एक और बीस्ट कंपेनियन को बेचना बाकी था और पहला सिस्टम मिशन पूरा हो जाएगा। हालांकि आखिरकार जानवर रोजमर्रा की उपभोग्य वस्तुएं नहीं हैं। यहाँ तक कि जिन्हें खरीदने की जरूरत होती है, वे भी खरीदने का फैसला करने से पहले कई दुकानों का जायजा लेते हैं। इसलिए दोपहर भर में ज्यादातर लोग सिर्फ देखने आए और किसी ने भी खरीदारी नहीं की। शायद स्टोर में जानवरों की संख्या बहुत कम थी, जिससे ग्राहकों के पास सीमित विकल्प थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दुकान चलाने वाला मालिक बहुत छोटा दिखता हो, जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि उसे पशुपालन का पर्याप्त अनुभव नहीं है। लुओ चेन का मिशन भी आखिरी जानवर की बिक्री पर अटका हुआ था। आज लुओ चेन ने कल की तरह दुकान जल्दी बंद नहीं की, उन्होंने दुकान को शाम 10 बजे तक खुला रखने की योजना बनाई थी। शाम करीब 6 बजे लू यांग खाना लेकर लू चेन के साथ खाने के लिए आई, जिसे दोपहर की तरह ही पास के एक रेस्तरां से खरीदा गया था। जब लुओ चेन ने लुओ यांग को देखा, तो वो आखिरी जानवर को कैसे बेचे, इस बारे में चिंतित था और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। क्या लुओ यांग एक तैयार ग्राहक नहीं है? जैसे ही लुओ यांग ने खाना मेज पर रखा, लुओ चेन ने उत्सुकता से उसे खींचकर कहा, छोटे भाई, क्या तुम स्पिरिट बीस्ट मास्टर बनने वाले नहीं हो? तुमने अभी तक अपना दूसरा जानवर नहीं खरीदा है ना? मुझे लगता है कि यह सुगंधित खरगोश तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। प्रश्नवाचक चिन्ह। लुओ चेन की अचानक की गई हरकत से लुओ यांग असमंजस में पड़ गया। क्या उसके भाई का इरादा यही था कि वो सुगंधित खरगोश को अपने दूसरे पशु के रूप में नियुक्त करे? उसने अपना हाथ लुओ चेन के माथे पर रखा और उलझन में पूछा, भाई, क्या तुम्हें बुखार है? ओह, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। लुओ चेन ने लुओ यांग का हाथ झटक दिया और बड़े भाई होने का अधिकार जताते हुए कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें वो सुगंधित खरगोश बहुत पसंद आया है।
तुम उसे खरीद कर घर ले जाना चाहते होगे। ठीक है, अभी काउंटर पर जाओ और पैसे दे दो। लुओ यांग के चेहरे पर और भी ज्यादा सवालिया निशान उभर आए। क्या ऐसा हो सकता है कि कारोबार में मंदी आ गई हो और उसके भाई को किसी तरह का सदमा लगा हो? ये तो आत्मा वियोग की बीमारी से भी कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। लेकिन लुओ चेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि लुओ यांग इस समय क्या सोच रहा है। उसने उसे घसीटकर कैशियर के पास ले गया। ये 25,000 स्पिरिट कॉइन्स होंगे। लुओ यांग ने लुओ चेन को चिंता से देखा और स्तब्ध होकर अपना टर्मिनल निकाला और भुगतान कर दिया। मिशन पूरा हुआ, अब इनाम निकाल लें। लुओ चेन ने तुरंत नहीं चुना। उसने लुओ यांग के हाथ से सुगंधित खरगोश वापस ले लिया और उसे वापस उसके पिंजरे में रख दिया। लुओ यांग लुओ चेन की हरकतों को देखकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया और अपना सिर खुजलाने लगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि लुओ चेन का इरादा उसे इस सुगंधित खरगोश से अनुबंधित करने का नहीं था। चेतावनी, ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार न करें। कृपया बीस्ट को ग्राहक को लौटा दें। इस इनाम में से 10% की कटौती की जाएगी। सिस्टम की आवाज सुनकर लुओ चेन का शरीर अकड़ गया। ऐसा लग रहा था कि इस सिस्टम की खामी का फायदा उठाना इतना आसान नहीं था। अचानक एक विचार आया और उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, छोटे भाई, तुम दुकान पर इस सुगंधित खरगोश पर सवार होना चाहते हो, है ना? हाँ, वैसे भी जब तक लुओ चेन लुओ यांग को इस सुगंधित खरगोश को अनुबंध के लिए वापस ले जाने नहीं देता, तब तक लुओ चेन जो भी कहता वह ठीक था। सिस्टम से आने वाली चेतावनी की आवाज बंद होते ही लुओ चेन को राहत की लहर महसूस हुई, लेकिन तुरंत ही उसके बाद दिल में दर्द का एक तेज झटका लगा। इनाम का 10% हिस्सा, जो कि 3 लाख स्पिरिट कॉइन के बराबर मूल्य की एक रहस्यमय स्पिरिट घास थी। जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद लुओ चेन ने लुओ यांग को घर छोड़ दिया। इसके बाद उसने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर अस्थायी रूप से बंद का बोर्ड लगा दिया। फिर उसने उत्सुकतापूर्वक अपने प्राप्त पुरस्कारों की जांच की। इनाम हासिल करो, लुओ चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। चेन्यांग पेट स्टोर की पहली मंजिल पर अचानक एक दरार खुल गई और फिर कई चीजें कचरे की तरह उस दरार से बाहर फेंक दी गईं। फिर दरार तेजी से बंद हो गई और लुओ चेन को उस दरार की दुकान और इनाम की वस्तुओं के प्रति पूर्ण उपेक्षा का एहसास भी हुआ। हालांकि लुओ चेन ने फर्श पर ढेर सारी रहस्यमय आध्यात्मिक घास देखी और उसे जरा भी घृणा महसूस नहीं हुई। कुछ बिखरी पत्तियों वाले ये घास जैसे पौधे सचमुच उनकी यादों में बसी रहस्यमय आध्यात्मिक घास से हुबहू मिलते जुलते थे। वास्तव में जमीन पर उगे ये कुछ पौधे उन पौधों से भी लंबे दिख रहे थे जो पहले अक्सर खबरों में दिखाई देते थे। लुओ चेन जल्दी से दूसरी मंजिल पर स्थित गोदाम में गया। वहां उसे पौधों की प्रजाति के जीवों को पालने के लिए इस्तेमाल होने वाले गमले मिले और उसने 9 गमलों में से प्रत्येक में एक रहस्यमय आध्यात्मिक घास लगाई। इस व्यस्त कार्य के कुछ ही समय बाद लुओ चेन को दुकान के अंदर ऊर्जा और गतिविधि में वृद्धि महसूस होने लगी। उसके बगल में बैठा छोटा सा रोएंदार जीव जादुई आध्यात्मिक घास के एक गमले को सक्रिय रूप से गले लगाए हुए था। उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और लू चेन केवल उसे ऐसा करने दे सकता था। वातावरण में ऊर्जा की मात्रा बढ़ने के बाद इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव भंडार में रखे गए जानवरों पर पड़ा। वे अब हर सांस के साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित कर सकते थे। इसलिए अन्य जानवरों की तुलना में बेहतर आधार बनाने के लिए उन्हें ज्यादा साधना की भी जरूरत नहीं थी। लक्ष्य 6 बीस्ट्स बेचें, 200 ग्राहकों से मिलें और 3 बीस्ट्स को बोर्ड पर चढ़ाएं। समय सीमा 10 दिन। मिशन का इनाम रैंक 1 के एक गुप्त क्षेत्र में स्थायी अन्वेषण अधिकार। स्टोर लेवल सिस्टम सक्रिय हो गया है। वर्तमान स्टोर लेवल 1। मूल्यांकन एक नौसिखिए द्वारा चलाई जा रही एक घटिया सी दुकान। भला कोई यहाँ पैसे खर्च नहीं करेगा, है ना? इस बार कोई आवाज प्रकट नहीं हुई, बल्कि सत्य की आंख के समान एक पैनल प्रकट हुआ। ये कुछ हद तक उन वेब आधारित प्रबंधन खेलों जैसा था जो लुओ चेन ने अपने पिछले जीवन में खेले थे, बहुत ही कच्चा और सरल। लुओ चेन ने खुद को स्टोर सिस्टम के मूल्यांकन को न देखने के लिए मजबूर किया ताकि वह उस चिड़चिड़े सिस्टम पर गुस्सा न हो जाए। ये स्टोर लेवल किस काम का है? ये कौन कौन सी अनुमतियां देता है? लुओ चेन ने मन ही मन पूछा। सिस्टम की आवाज ने लुओ चेन के कान में जवाब दिया। स्टोर का स्तर स्टोर के कारोबार, ग्राहक संतुष्टि, प्रबंधित पशुओं की श्रेणी और स्टोर के प्रभाव जैसे कारकों के व्यापक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। विभिन्न स्तर अलग अलग अनुमतियों के अनुरूप होते हैं। एक रैंक एक स्टोर के पास निम्नलिखित अनुमतियां होती हैं।
छोटे जानवरों के लिए रूपांतरण पूल के दैनिक साधना स्लॉट बढ़कर 5 हो जाते हैं। एक स्थायी गुप्त क्षेत्र स्लॉट, 500 वर्ग मीटर, 2 मंजिल का स्टोर स्थान और एक स्टोर प्रबंधक। पहले से ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पूल के लिए 2 स्लॉट की बढ़ोतरी अच्छी बात थी। और इस रहस्यमय क्षेत्र की क्या स्थिति है? इसे इस तरह समझा जा सकता है कि स्टोर में एक विशेष गुप्त क्षेत्र होगा और केवल प्रबंधक की अनुमति से ही अन्य लोग या जानवर अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे वातावरण मौजूद हैं जो जानवरों या कुछ विशेष जानवरों के पालन पोषण के लिए उपयुक्त हैं। प्रथम श्रेणी के गुप्त क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों की ऊपरी सीमा भयंकर प्राणी है, और जिन प्राणियों की साधना की जा सकती है उनकी श्रेणी भी भयंकर प्राणी ही है। लुओ चेन ये सब समझ गया था। क्या इससे उसे एक स्थिर आपूर्तिकर्ता नहीं मिल रहा था? जब तक उसके पास गुप्त क्षेत्र था, वह अंदर से ही जानवरों को पकड़कर बेच सकता था। उसे बाहर जाकर जानवरों को चुनने, उन्हें पालने पोसने और फिर दोबारा बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात समझ आने के बाद लुओ चेन सिस्टम द्वारा जारी किए गए दूसरे मिशन को जल्दी से पूरा करने और स्टो के विशेष गुप्त क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। उसे जो सिस्टम रिवॉर्ड मिले, उनमें से 3 रहस्यमय आत्मा घास पहली मंजिल पर, 3 दूसरी मंजिल पर रखी गई थी, और लुओ चेन ने बाकी 3 को घर ले जाने की योजना बनाई थी। अपने पिछले जीवन की समृद्ध और रंगीन रात्रि जीवन के विपरीत, किंगयांग शहर की सड़कों पर रात में ज्यादा लोग नहीं घूमते थे। कुछ देर और इंतजार करने के बाद और ये देखकर कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, लुओ चेन ने दुकान बंद कर दी और 2 गलियां दूर स्थित अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही वो नन्हा सा प्यारा सा जीव हल्के से अपने खास बिल्ली के बिस्तर पर कूद गया, आराम से अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। लुओ यांग घर की पहली मंजिल पर लुओ यांग और स्कारलेट फ्लेम को न देखकर लुओ चेन कुशलतापूर्वक ऊपर गया, लुओ यांग के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे खोलकर अंदर जाने की तैयारी करने लगा। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी लुओ चेन को एहसास हुआ कि लुओ यांग ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। 1 मिनट रुकिए। कमरे के अंदर से लुओ यांग की थोड़ी घबराई हुई आवाज आई। फिर कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आई और लगभग 2 मिनट बाद दरवाजा अंदर से खोला गया। लुओ चेन दरवाजे के चौखट से टिककर बाहें मोड़े हुए सहज दिख रहा था। उसने एक भौं उठाई, बड़ी होते होते राज रखने लगे हो। लुओ यांग ने झिझकते हुए मुस्कुराते हुए कोई आपत्ति नहीं जताई। भाई, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो एक तरफ हट गया और लुओ चेन को अंदर आकर बैठने के लिए आमंत्रित किया। लुओ चेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ। मैं कोई असंवेदनशील अभिभावक नहीं हूँ, बच्चों को कुछ निजता तो मिलनी ही चाहिए। मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। कल मुझे बीस्ट मास्टर प्रजनन फार्म में जाकर कुछ बीस्ट मास्टर्स चुनने हैं, तो क्या आप दुकान पर मेरी मदद कर सकते हैं? लुओ चेन ने लुओ यांग की आंखों में देखते हुए पूछा, कल आपके पास समय होगा, है ना? अरे हाँ, बिल्कुल करता हूँ। सकारात्मक उत्तर मिलने पर लुओ चेन ने लुओ यांग को और परेशान नहीं किया। ठीक है, बस इतना ही। आप खेलना जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही लुओ चेन कोने से ओझल हो गया और सीढ़ियों से उसके नीचे जाने की धप 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 की आवाज सुनाई दी। लुओ यांग ने दरवाजा दोबारा बंद कर दिया और वो औषधि निकाल ली जिसे उसने अभी अभी छिपाया था। उसने अपनी कमीज ऊपर उठाए और अपने पेट पर लगे भयानक घाव पर दवा लगाना जारी रखा। घाव पर सफेद पाउडर छिड़का गया, जिससे अभी भी थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था। लुओ यांग अनजाने में हल्की सी फुफकार की आवाज निकाल बैठा। युवक के माथे पर पसीना देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वह इस समय असहनीय पीड़ा सह रहा था। अपने घाव पर दवा लगाने के बाद उसने अपना टर्मिनल खोला, एक संदेश संपादित किया और उसे भेज दिया। चेनयांग की रोशनी, आज रात की गतिविधि रद्द कर दी गई है। वो समूह छोटा ही रहा होगा, क्योंकि लुओ यांग द्वारा संदेश भेजने के बाद संदेश बॉक्स में लगातार प्राप्त हुआ संदेश दिखाई देते रहे। ... अगले दिन लुओ चेन बहुत जल्दी उठ गया। लुओ यांग को परेशान किए बिना वह पहले खुद दुकान चला गया। उसने उस छोटे से प्यारे से जीव और दूसरे सुगंधित खरगोश, 2 ग्लोसन हाउंड और एक लाइटनिंग रट को स्नान के लिए दूसरी मंजिल पर स्थित रूपांतरण कुंड में डाल दिया। आज के स्नान के बाद कई बीस्ट मास्टर्स की जानकारी में भी अलग अलग स्तर पर बदलाव आया है। सुगंधित खरगोश ने भयंकर जानवर 4 सितारा स्तर हासिल कर लिया। दोनों ग्लोसन हाउंड ने सफलतापूर्वक भयंकर जानवर 3 सितारा स्तर हासिल कर लिया
और बिजली के चूहे ने भयंकर जानवर 4 सितारा स्तर हासिल कर लिया। वह छोटा सा रोएंदार जीव अपने मूल फियस बीस्ट 4 स्टार से फियस बीस्ट 5 स्टार में भी उन्नत हो गया। पदोन्नति की इस लहर ने लुओ चेन को सुखद आश्चर्यचकित कर दिया। ये कल हुए सिस्टम के अपग्रेड के कारण ही हुआ होगा, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन पूल का प्रभाव भी बढ़ गया था। इसके अलावा स्टो में मौजूद 6 रहस्यमय आध्यात्मिक घास ने वातावरण की ऊर्जा सांद्रता को बढ़ा दिया, इसलिए ये प्रमोशन बहुत सामान्य थे। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, इन बीस्ट मास्टर्स के प्रमोशन से लुओ चेन का मूड अच्छा हो गया। ग्लोसन हाउंड के सूचना अनुभाग को फियस बीस्ट 3 स्टार में समायोजित किया गया था और इसकी कीमत स्वाभाविक रूप से संशोधित होकर 28,000 स्पिरिट कॉइन हो गई थी। लाइटनिंग रट की कीमत को 60,000 स्पिरिट कॉइन्स में समायोजित किया गया। फिर सुगंधित खरगोश की स्थिति को दक्षिणी पिंजरे से उत्तरी पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया गया। दक्षिणी पिंजरों में मौजूद पशु स्वामी बिक्री के लिए हैं, जबकि उत्तरी पिंजरों की दोनों पंक्तियां उन पशु स्वामियों के लिए हैं जिन्हें वहां रखा जा रहा है। तो अब स्टो में बिक्री के लिए केवल 3 बीस्ट मास्टर्स ही उपलब्ध हैं, जो दूसरे कार्य के लिए न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सुबह करीब 8 बजे लुओ यांग दुकान पर पहुंची। वास्तव में समझाने के लिए कुछ खास नहीं था, बस संकेतित कीमतों के अनुसार बीस्ट मास्टर्स को बेचना था। लुओ यांग को कुछ भी पूछने का मौका दिए बिना लुओ चेन ने कुछ निर्देश दिए और फिर चले गए। हालांकि इस बार लुओ चेन ने बस नहीं ली। आखिरकार अब वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसे कमा सकता था और इतनी छोटी रकम खर्च करना उसके लिए स्वीकार्य था। किंगयुआन पशु प्रजनन केंद्र, परिचित जगह, परिचित रिसेप्शनिस्ट झांगिया, जो कर्मचारी पहले लुओ चेन की देखभाल करती थी, जाहिर तौर पर यह उम्मीद नहीं कर रही थी कि वह इतनी जल्दी प्रजनन केंद्र में वापस आ जाएगा। उसने कुछ घबराहट के साथ पूछा, क्या पिछली बार खरीदे गए बीस्ट मास्टर्स के बैच में कोई समस्या थी? लुओ चेन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, व्यापार अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ फिर से पशु स्वामी शावकों का चयन करने आया हूँ। कृपया मुझे कुछ चुनने में मदद करें। ये सुनकर कि बीस्ट मास्टर्स के पिछले बैच को कोई समस्या नहीं हुई और लुओ चेन और खरीदने के लिए वापस आ रहा है, झांगिया के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी। ठीक है, कृपया मेरे साथ आइए। पिछली बार की तरह ही लुओ चेन द्वारा अपनी पसंद के बीस्ट मास्टर का प्रकार चुनने के बाद झांगिया उसे बीस्ट मास्टर्स का चयन करने के लिए विभिन्न प्रजनन केंद्रों में ले गई। इस बार भी लुओ चेन ने सबसे पहले 4 सुगंधित खरगोशों को चुना और फिर उसने एक नए प्रकार के बीस्ट मास्टर फ्रॉस्ट वुल्फ का भी चयन किया। फ्रॉस्ट वुल्फ को भयंकर जानवरों में अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी का बीस्ट मास्टर माना जाता है और इसमें किंग बीस्ट बनने का एक पूर्ण, पहले से ही विकसित विकासवादी मार्ग मौजूद है। यह एक ऐसा बीस्ट मास्टर है जो किंगयांग शहर के मध्यम वर्गीय परिवारों में बहुत लोकप्रिय है और निश्चित रूप से इसकी कीमत भी अपेक्षाकृत महंगी है। एक शावक की कीमत 80,000 स्पिरिट कॉइन से अधिक है। लुओ चेन ने दिल का दर्द सहा और 2 फ्रॉस्ट वुल्फ के शावकों के साथ साथ 4 सुगंधित खरगोश और उनका चारा खरीदा, जिस पर उसने कुल 210,000 स्पिरिट कॉइन खर्च किए। एक और बड़ा सौदा पूरा करने के बाद झांगिया ने अतिरिक्त आधे महीने का सुगंधित खरगोश का चारा मुफ्त में देने में बहुत खुशी जताई। फिर भी उसने किंगयुआन ब्रीडिंग सेंटर के डिलीवरी ट्रक पर लिफ्ट लेकर वापस जाने का फैसला किया। जब तक वह चेनयांग पेट स्टोर पहुंचा, तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। लुओ चेन को खरीदे गए बीस्ट मास्टर्स के साथ वापस आते देख लुओ यांग उन्हें अंदर ले जाने में मदद करने के लिए दुकान से बाहर आ गया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद लुओ चेन ने ध्यान से देखा कि दुकान में मौजूद बीस्ट मास्टर्स में से एक गायब था। मूल 2 ग्लोसन हाउंड में से केवल एक ही बचा था। उसने सिस्टम पैनल खोला और देखा कि बीस्ट मास्टर की बिक्री का कार्य कोटा 1/6 हो गया था। उसने आश्चर्य से लुओ यांग के कंधे पर थपथपाते हुए उसे प्रोत्साहित किया और कहा, शाबाश नौजवान। लुओ यांग ने बेबसी से मुस्कुरा दिया। इस बीस्ट मास्टर की बिक्री से उसका कोई खास लेना देना नहीं था। चारों ओर देखने के बाद ग्राहक को एक ग्लोसन हाउंड पसंद आ गया। यह शायद उनके 6 साल के बेटे के लिए एक खेल साथी के रूप में था और यह एक संपन्न परिवार प्रतीत होता था, इसलिए सौदा जल्दी से हो गया। उस समय दुकान खुली हुई थी और स्वाभाविक रूप से कुछ ग्राहक भी मौजूद थे। वे देख रहे थे कि नए खरीदे गए बीस्ट मास्टर्स को दक्षिण दिशा में बने खाली पिंजरों में रखा जा रहा है।
दिखने में अपेक्षाकृत आकर्षक होने के कारण फ्रॉस्ट वुल्फ ने स्वाभाविक रूप से ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया। छोटे दुकानदार, ये दो फ्रॉस्ट वुल्फ कैसे बिक रहे हैं? ये स्पष्ट था कि किसी ने इस बीस्ट मास्टर की प्रजाति को तुरंत पहचान लिया था। लुओ चेन ने वक्ता की ओर देखा, जो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी उम्र 30 या 40 के आसपास लग रही थी, जिसका रूप रंग बहुत ही खुरदरा था और उसकी खुली त्वचा पर कई निशान थे। उसकी आंखें भी काफी तेज और आक्रामक थीं, और उसके द्वारा उत्सर्जित आभा से लुओ चेन यह अनुमान लगा सकता था कि वह एक स्पिरिट रैंक बीस्ट मास्टर था, एक साहसी व्यक्ति जो अक्सर जंगल में घूमता रहता है। लुओ चेन ने मन ही मन बुदबुदाया, ये फ्रॉस्ट वुल्फ्स अभी अभी खरीदे गए हैं और इन्हें अभी तक कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। अगर ग्राहक इन्हें लेना चाहता है, तो मैं इन्हें आपको लागत मूल्य पर बेच दूंगा, केवल 85,000 स्पिरिट कॉइन। लुओ चेन को वास्तव में उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि 83,000 फ्रॉस्ट वुल्फ की कीमत थी और शेष 2,000 उसके चारे के लिए थे। जिज्ञासु व्यक्ति को दिलचस्पी हुई, अगर इन फ्रॉस्ट वुल्फ्स को छोटे दुकानदार द्वारा पाला जाता है, तो इनकी कीमत क्या होगी? उस समय कीमत खेती की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाएगी। यदि उनकी खेती अच्छी तरह से की गई है, तो 150,000 या 160,000 रुपये तक कीमत संभव है। लुओ चेन ने फ्रॉस्ट वुल्फ की कीमत के बारे में सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। लुओ चेन के जवाब पर वह व्यक्ति दिल खोलकर हंसा, जिससे वह एक सीधा सादा व्यक्ति प्रतीत हुआ। तो मैं इस फ्रॉस्ट वुल्फ को अभी मूल कीमत पर खरीद लूंगा। मैं बाद में आकर दूसरे फ्रॉस्ट वुल्फ के साधना प्रभाव को देखूंगा। अगर यह मेरे द्वारा साधना किए गए फ्रॉस्ट वुल्फ से बेहतर हुआ, तो मैं निश्चित रूप से छोटे दुकानदार की आवास सेवा का उपयोग करूंगा। लुओ चेन का मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, बल्कि केवल सिस्टम के कार्यों को पूरा करना था। अगर ऐसा किसी अन्य बीस्ट मास्टर स्टोर में होता, भले ही त्वरित पुनर्विक्रय के लिए ही क्यों न हो, तो इस फ्रॉस्ट वुल्फ की कीमत संभवतः 10,000 स्पिरिट कॉइन बढ़ जाती। उसने झटपट अपना कार्ड स्वाइप किया और भुगतान कर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने फ्रॉस्ट वुल्फ के शावक को गर्दन से पकड़कर उठाया और चला गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान फ्रॉस्ट वुल्फ के शावक ने जरा भी विरोध नहीं किया। दरअसल वह एक सजीव पशु स्वामी था, जो स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को भी महसूस कर रहा था। नवयुग कैलेंडर 552 15 जून। आज का कारोबार, 2 जानवर, एक ग्लोसन हाउंड और एक फ्रॉस्ट वुल्फ बेचे गए, जिनसे 113,000 स्पिरिट कॉइन प्राप्त हुए। 4 सुगंधित खरगोश और 2 फ्रॉस्ट वुल्फ खरीदे गए, जिनकी कीमत 210,000 स्पिरिट कॉइन थी। आज खाते की शेष राशि में 97,000 स्पिरिट कॉइन की कमी आई है। फ्रॉस्ट वुल्फ खरीदने वाले व्यक्ति के चले जाने के बाद लुओ यांग चुपचाप लुओ चेन को एक तरफ ले गया। भाई, हमारी दुकान में उस रहस्यमय आध्यात्मिक घास का क्या हाल है? आज सुबह से ही कई ग्राहक मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं उसे बेच रहा हूँ। तभी लुओ चेन को समझ आया कि दुकान में दर्जनों लोग क्यों रुके हुए थे। वे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे जानवरों को देख रहे हैं। इसके बजाय वे तीनों रहस्यमय आध्यात्मिक घास के पौधों के चारों ओर एकत्रित होकर लगातार किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। लुओ यांग की बात सुनकर लुओ चेन ने तुरंत अपने मन में सिस्टम से पूछा, सिस्टम, अगर रहस्यमय आध्यात्मिक घास बेची जाती है, तो क्या इसे सिस्टम का मिशन पूरा करने के रूप में गिना जाएगा? प्रणाली। सिस्टम कुछ क्षण के लिए क्रैश हो गया, फिर जवाब दिया, रहस्यमय आत्मा घास एक निश्चित जानवर का अग्रदूत है और इसे अस्थायी रूप से टर्नओवर के रूप में गिना जा सकता है। सिस्टम से पुष्टि मिलने के बाद लुओ चेन ने रहस्यमय ढंग से पूछा, हमारे पास किस तरह की दुकान है? एक पालतू जानवरों की दुकान। तो क्या हुआ? लुओ यांग को अभी भी लुओ चेन का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया था। अगर हम इससे पैसा कमा सकते हैं तो इसे बेचने में क्या हर्ज है? लुओ चेन ने दूसरी मंजिल से एक बोर्ड नीचे उतारा और फिर उस पर कलम से जल्दी से बहुत सारी बातें लिख डाली। लिखने के बाद उसने बोर्ड लुओ यांग को सौंप दिया और उसे हॉल में सबसे प्रमुख स्थान पर रखने के लिए कहा। इस दुकान से रहस्यमय स्पिरिट ग्रास खरीदने के लिए सूचना। इस दुकान में रहस्यमय स्पिरिट ग्रास के 2 पौधे बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 400,000 स्पिरिट कॉइन है। इसके अतिरिक्त खरीदते समय आपको इस दुकान से कम एक जानवर भी खरीदना होगा। लुओ चेन ने बेशर्मी से एक बंडल बिक्री मॉडल अपनाया। 2 रहस्यमय स्पिरिट ग्रास पौधों की लोकप्रियता को देखते हुए
यदि दोनों वास्तव में बिक जाते तो सिस्टम का दूसरा मिशन पूरी तरह से पूरा हो जाता। जब लुओ यांग ने हॉल के बीचों बीच साइन लगाया तो पहली मंजिल पर रुके हुए ग्राहकों का ध्यान तुरंत उस पर गया। लुओ चेन द्वारा लिखी गई आवश्यकताओं को पढ़ने के बाद कई ग्राहकों ने महसूस किया कि मांगें काफी उचित थीं, क्योंकि किग्यांग शहर में दिखाई देने वाली आखिरी रहस्यमय आध्यात्मिक घास नीलामी में 610,000 में बिकी थी। अब इस दुकान में जो है उनकी कीमत केवल 400,000 है और एक बीस्ट को शामिल करने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नोटिस पढ़ते ही एक ग्राहक तुरंत कैशियर के पास लुओ चेन के पास पहुंचा। वह 30 वर्ष की आयु का एक चिकने बालों वाला युवक था। मैं एक रहस्यमय आध्यात्मिक घास और साथ ही वो सुगंधित खरगोश खरीदना चाहता हूँ। जब तक ये व्यक्ति भुगतान करने वाला था तब तक अन्य ग्राहक तुरंत हरकत में आ गए और लुओ चेन के कैशियर काउंटर की ओर उमड़ पड़े। मुझे एक रहस्यमय स्पिरिट ग्रास भी चाहिए, साथ ही वो ग्लोसन हाउंड भी। मैं भी। डॉट 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 लुओ चेन ने अनजाने में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या अब किग्यांग शहर में इतने सारे अमीर लोग हैं? दुकान में मौजूद दर्जनों ग्राहकों में से इतने सारे लोगों के पास जादुई आध्यात्मिक घास खरीदने के लिए पैसे हैं। लुओ चेन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्हें हल्के से नीचे दबाया। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने कहा, सभी को नमस्कार। इस दुकान में बिक्री के लिए केवल 2 ही रहस्यमय आध्यात्मिक घास के पौधे हैं, लेकिन इतने सारे लोग इन्हें खरीदना चाहते हैं। इन्हें उचित रूप से बांटना वास्तव में मुश्किल है। सभी लोग, मैं लियांग कॉर्पोरेशन के खरीद विभाग से हूँ। कृपया मुझे थोड़ी छूट दें। चिकने बालों वाले उस व्यक्ति ने ही सबसे पहले लुओ चेन को बताया कि वो रहस्यमय आध्यात्मिक घास खरीदना चाहता है। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे काउंटर पर रख दिया। बिजनेस कार्ड पर लिखा था, वेई यानशिंग, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, लियांग कॉर्पोरेशन। उस आदमी की बातें सुनकर अन्य ग्राहकों की फुसफुसाहट थोड़ी कम हो गई। ये कहना जरूरी है कि किग्यांग शहर में उनकी पहचान काफी खौफनाक थी। अफवाह थी कि लियांग कॉर्पोरेशन मध्य शहर से निचले शहर में स्थानांतरित हो गया है। निचले शहर में एक दशक से कुछ अधिक समय में ही वे 2 राजा रैंक के अधिकारियों के बल पर किग्यांग शहर में बहुत सफल हो गए थे। उनके परिवार में बीस्ट मास्टर हैं। वे अब स्पष्ट रूप से किग्यांग शहर में एक प्रमुख शक्ति बन चुके थे, इसलिए किग्यांग शहर के लोग शायद ही कभी लियांग कॉर्पोरेशन को उकसाते थे। हालांकि उसी क्षण दुकान के बाहर से कई और लोग एक जैसी और साफ सुथरी वर्दी पहने हुए अंदर आए। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने पहनावा देखा, वे तुरंत समझ गए कि ये नए आने वाले कौन हैं। किग्यांग शहर के लोग। कानून प्रवर्तन टीम। मुख्य अभिनेता काफी लंबा था, लगभग 1.9 मीटर, लेकिन उसका चेहरा बेहद युवा दिखता था। उसने दुकान के अंदर के दृश्य का जायजा लिया और फिर बोला, मैंने सुना है कि यहाँ रहस्यमय आध्यात्मिक घास बिक रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारी कानून प्रवर्तन टीम को इसे खरीदने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हालांकि उनके शब्द प्रश्नवाचक थे, लेकिन उनका लहजा निर्विवाद था। लुओ चेन ने भौहें चढ़ा ली। उसे लगा कि यह व्यक्ति कुछ ज्यादा ही आक्रामक है, जिससे स्वाभाविक रूप से उसे असंतोष हुआ। इस दुकान में बिक्री के लिए केवल 2 ही रहस्यमय आध्यात्मिक घास के पौधे हैं। कृपया पहले आपस में चर्चा कर लें, फिर खरीदने के लिए वापस आएं। लुओ चेन की धीमी आवाज सुनाई दी, लेकिन उनके लहजे में अधीरता साफ झलक रही थी। वहां मौजूद लोगों में से लुओ चेन को सबसे अच्छी तरह समझने वाले लुओ यांग ने लुओ चेन के लहजे में स्पष्ट असंतोष महसूस किया। उन्होंने भौहें चढ़ाकर कानून प्रवर्तन टीम और लियांग कॉर्पोरेशन के प्रबंधक को घूर कर देखा। वहां मौजूद दर्जनों ग्राहकों में से इन दोनों का दर्जा सबसे ऊंचा था। बाकी किसी ने भी उन 2 रहस्यमय आध्यात्मिक घास के पौधों के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं की। जो व्यक्ति कानून प्रवर्तन अधिकारी का कप्तान प्रतीत हो रहा था, उसने रहस्यमय आध्यात्मिक घास खरीदते समय एक सुगंधित खरगोश भी खरीदा। रहस्यमय आध्यात्मिक घास को सफलतापूर्वक अपनी बाहों में पकड़ने के बाद उसने पूछा, क्या आप अपनी आखिरी रहस्यमय आध्यात्मिक घास बेच रहे हैं? पहली मंजिल पर कुल 3 रहस्यमय आध्यात्मिक घास के पौधे प्रदर्शित किए गए थे। 2 लोगों द्वारा एक एक पौधा खरीदने के बाद अंतिम पौधा, जिसे केवल प्रदर्शन के लिए रखा गया था, वहीं रह गया। लुओ चेन ने ठंडे स्वर में सिर हिलाते हुए कहा, वह दुकान में इस्तेमाल के लिए है, बिक्री के लिए नहीं है। टस्क कानून प्रवर्तन दल के उस व्यक्ति ने हल्के से अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है।
वो लुओ चेन की नापसंदगी को उसके हाव भाव से स्पष्ट रूप से भांप गया था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। लुओ चेन के दृढ़ रुख को देखकर वह अपने अधीनस्थों को लेकर दुकान से बाहर निकल गया। हालांकि लियांग कॉरपोरेशन के उस व्यक्ति ने अपना बिजनेस कार्ड लुओ चेन की ओर बढ़ाते हुए नर्म स्वर में कहा, छोटे दुकानदार, अगर भविष्य में आपके पास यहाँ बेचने के लिए कोई दुर्लभ वस्तु हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लुओ चेन ने बिजनेस कार्ड पर वेई यानशिंग नाम देखा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। लेकिन मैनेजर वेई की नज़र में किस तरह की चीजें दुर्लभ मानी जाती हैं? लुओ चेन के जिज्ञासु प्रश्न का सामना करते हुए वेई यानशिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रहस्यमय आध्यात्मिक घास जैसी दुर्लभ वस्तुएं तो स्वाभाविक हैं। साथ ही कुछ दुर्लभ और असामान्य जानवरों के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। लुओ चेन ने एक पल सोचा, फिर चुपचाप उत्तरी दीवार पर अपने पिंजरे में बैठे सुगंधित खरगोश के बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या 4 सितारा भयंकर जानवर सुगंधित खरगोश का बच्चा भी गिना जाएगा? क्या यहाँ तक कि सुशिक्षित वेई यानशिंग भी लुओ चेन के शब्दों से चौंक गए। 4 सितारा भयंकर जानवर सुगंधित खरगोश का बच्चा। लुओ चेन ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया और वेई यानशिंग के अविश्वास भरे भाव को देखकर वह उसे सुगंधित खरगोश के पिंजरे के पास ले गया। पिंजरे में बंद ये सुगंधित खरगोश 2 महीने से भी कम उम्र का है। इसके कान पर लगे क्रिस्टल के आकार से मेरा अनुमान है कि प्रबंधक वेई इसकी अनुमानित रैंक का अंदाजा लगा सकते हैं। वेई यानशिंग स्वयं एक उच्च कोटि का पशु स्वामी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ संवेदन क्षमता थी। उसने पिंजरे में बंद सुगंधित खरगोश को हैरानी से देखा। एक शावक के रूप में इस रैंक तक पहुंचना, मुझे वास्तव में नहीं पता कि इसे कैसे विकसित किया गया होगा। क्या इस सुगंधित खरगोश ने कोई अन्य कौशल भी सीखा है? नहीं, लुओ चेन ने सच्चाई से जवाब दिया। वेई यानशिंग के चेहरे पर स्पष्ट रूप से कुछ अफसोस झलक रहा था। छोटे दुकानदार, सच कहूं तो ये सुगंधित खरगोश वाकई अद्भुत है, लेकिन इसमें कोई कौशल नहीं है और इसकी प्रजाति की स्थिति को देखते हुए इसे प्रीमियम वस्तु कहना अभी भी कुछ ज्यादा ही होगा। लुओ चेन वेई यानशिंग का मतलब समझ गया, यहाँ तक कि उच्च पदस्थ व्यक्ति भी। सुगंधित खरगोश अब भी एक सुगंधित खरगोश ही है। नए कौशल सीखे बिना या किसी भी गुणात्मक परिवर्तन से गुजरे बिना ये केवल थोड़ा बहुत ही दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। हालांकि छोटे दुकानदार, अगर आप सुगंधित खरगोश को 6 सितारा भयंकर जानवर के स्तर तक विकसित कर सकते हैं तो मैं इसे किंग्यून दुर्लभ वस्तु नीलामी में भेज सकता हूँ। लुओ चेन को किंग्यून रेयर आइटम ऑक्शन के बारे में पता था। यह एक ऐसी नीलामी थी जिसे लियांग कॉरपोरेशन द्वारा महीने में एक बार आयोजित किया जाता था। वहां नीलाम की गई सभी वस्तुएं दुर्लभ खजाने थीं। सामान्यतः भयंकर पशु श्रेणी की वस्तुएं नीलामी में शामिल होने के योग्य भी नहीं होती। नीलामी में शामिल किसी भी वस्तु का मूल्य निश्चित रूप से आसमान छू जाता था। पिछली बार दिखाई देने वाली रहस्यमय आध्यात्मिक घास किंग्यून दुर्लभ वस्तु नीलामी में 600,000 से अधिक में नीलाम हुई थी। संभवतः इस बार लुओ चेन से खरीदी गई रहस्यमय आध्यात्मिक घास भी किंग्यून दुर्लभ वस्तु नीलामी में फिर से दिखाई देगी। लुओ चेन मुस्कुराया, मैनेजर वेई, क्या आपने इस बार एक सुगंधित खरगोश नहीं खरीदा? आप इसे मेरे पास यहीं रख सकते हैं। जब मैं इसे 6 सितारा भयंकर जानवर में बदल दूंगा तब आप आकर इसे ले जा सकते हैं, कैसा रहेगा? सुगंधित खरगोश की बिक्री कीमत चाहे जो भी हो, वह आपकी निजी आय होगी, कैसा रहेगा? वेई यानशिंग के चेहरे पर दुविधा का भाव था और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, बोर्डिंग शुल्क कितना है? लुओ चेन ने मन ही मन हिसाब लगाया, 60,000 स्पिरिट कॉइन कैसे रहेंगे? बोर्डिंग से पहले 10,000 स्पिरिट कॉइन जमा करने होंगे। 60,000। वेई यानशिंग ने अपनी बाहों में मौजूद रहस्यमय आध्यात्मिक घास को देखा, मानो उसने मन बना लिया हो। ठीक है, 60,000 ही सही। इतना कहकर उसने सुगंधित खरगोश वाले पिंजरे को, जिसे वह अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए था, लुओ चेन को सौंप दिया। भुगतान करने के बाद वेई यानशिंग ने उत्सुकता से अपनी बाहों में रहस्यमय आध्यात्मिक घास की रक्षा की और दुकान से निकल गया। उस आकर्षक रहस्यमय आध्यात्मिक घास के बिना दुकान में मौजूद ग्राहक भी 2-3 के समूहों में तितर बितर हो गए और केवल कुछ ही लोग पालतू जानवरों को देखने के लिए रुके रहे। लुओ चेन ने अपना कार्य पैनल सामने लाया। कार्य प्रगति, 6 पालतू जानवर बेचें, पूर्ण 200 ग्राहक प्राप्त करें, पूर्ण पालतू जानवरों के बोर्डिंग की संख्या 5 तक पहुंचे, 2 पूर्ण। समय सीमा 10 दिन।
कार्य पुरस्कार, प्रथम श्रेणी के एक गुप्त क्षेत्र में स्थायी अन्वेषण अधिकार। जब लुओ चेन आसपास नहीं था, तब लुओ यांग ने एक ग्लोसन हाउंड बेचा और एक फ्रॉस्ट वुल्फ बिक्री के लिए आया। इस तरह कुल 2 हो गए। फिर 2 रहस्यमय आत्मा घास और 2 सुगंधित खरगोशों को एक साथ बेचने से संयोगवश पालतू जानवरों को बेचने का सिस्टम का कार्य पूरा हो गया। इस कार्य को पूरा करने के लिए केवल 3 और पालतू जानवरों की आवश्यकता थी। लुओ चेन ने लुओ यांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, चियान कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? ओह! लुओ यांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी कलाई पर बंधे कंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे डर था कि वह ग्राहकों को डरा देगा, इसलिए मैंने उसे कंगन में ही आराम करने के लिए रखा है। लुओ चेन ने चारों ओर देखा और पाया कि दुकान में अब ज्यादा ग्राहक नहीं थे। कोई बात नहीं, उसे बाहर जाने दो। हालांकि लुओ यांग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अपने बड़े भाई पर भरोसे के चलते उसने चियान को तुरंत छोड़ दिया। कंगन से निकली हरी रोशनी उसके सामने खाली जगह पर फैल गई। फिर एक शक्तिशाली प्रज्वलित सिंह ने अपना रूप प्रकट किया। उसने पहले अपने आसपास देखा, फिर लुओ चेन को देखते ही बिना किसी झिझक के उस पर झपट पड़ा। अगर लुओ यांग ने उसे समय रहते नहीं रोका होता, तो लुओ चेन, जिसने पालतू जानवरों की लड़ाई के क्रूर प्रशिक्षण का अनुभव नहीं किया था, शायद अब तक जमीन पर गिर चुका होता। लुओ चेन आगे बढ़ा और चियान के सिर पर हाथ फेरा, फिर अपने बगल में खड़े लुओ यांग से कहा, स्कूल शुरू होने से पहले चियान दुकान में रुक सकती है। तुम खुद कैशियर के पास जाकर बिल चुका दो, 2000 स्पिरिट कॉइन लगेंगे। लुओ चेन की बातें सुनकर लुओ यांग एकदम जम गया। तुम्हारा मतलब क्या है? अच्छे खाते अच्छे दोस्त बनाते हैं। बोर्डिंग मुफ्त नहीं है, तुम्हें पता है ना? बोलो बोलो। नहीं, तुम एक दुकान खोलते हो, दूसरों से पैसा नहीं कमाते, लेकिन अपने ही भाई को लूटते हो। क्या ये वाकई ठीक है? लुओ यांग ने मन ही मन बड़बड़ाने की हिम्मत ही की। खुद को रोक ना पाने के कारण वह चुपचाप कैशियर के पास गया और अपने टर्मिनल से 2000 स्पिरिट कॉइन स्कैन करवा लिए। लोग दुकान में आते जाते रहे और देखते ही देखते शाम हो गई। अब और ग्राहक आने की संभावना न देखकर लुओ चेन ने दुकान बंद करने और लुओ यांग के साथ घर जाने की तैयारी की। इसी समय 7-8 साल की एक छोटी बच्ची दोनों हाथों में कुछ लिए अंदर आई। दरवाजे के पास लुओ चेन को देखकर उसकी आंखें चमक उठी और उसने साफ आवाज में कहा, बड़े भाई, क्या आप यहाँ पालतू जानवरों का इलाज कर सकते हैं? लुओ चेन ने छोटी बच्ची को देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहन, पालतू जानवरों का इलाज कराने के लिए आपको पशु चिकित्सालय जाना होगा। हम यहाँ पालतू जानवर बेचते हैं। छोटी बच्ची के सवालों का जवाब देते समय लुओ चेन ने ये भी स्पष्ट रूप से देखा कि वह अपने हाथों में क्या पकड़े हुए थी। ये चांदी की चमकती हुई तितली थी, जिसके पंख स्टील के बने थे और ठंडी सी रोशनी बिखेर रहे थे। अगर यह स्वस्थ होती, तो निस्संदेह यह एक बहुत ही आकर्षक पालतू जानवर साबित होती। हालांकि अब इसके स्टील जैसे पंखों में से एक बीच से टूट गया था और दूसरा पंख उससे भी अधिक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह इसके शरीर से गिरने ही वाला हो। इसके शरीर से जुड़ने वाले बिंदु का केवल आधा हिस्सा ही बरकरार बचा था। लुओ चेन को यह महसूस हो रहा था कि तितली जैसी दिखने वाली यह पालतू कुतिया मौत के कगार पर है। लुओ चेन का जवाब सुनकर छोटी बच्ची स्पष्ट रूप से बहुत निराश हो गई। उसने अपने हाथों को जोड़कर तितली को और अधिक आरामदायक महसूस कराने की कोशिश की। लुओ चेन ने मन ही मन सिस्टम से चुपचाप पूछा, सिस्टम, क्या इस तितली को अभी भी बचाया जा सकता है? इसे बचाया जा सकता है। बस इसे रूपांतरण कुंड में डुबो दें और यह अपनी वर्तमान जीवन अवस्था को बनाए रखेगा। सिस्टम से जवाब मिलते ही लुओ चेन ने उस छोटी लड़की को आवाज दी जो मुड़कर जाने ही वाली थी। एक पल इंतजार करें। छोटी बच्ची ने हैरानी से पीछे मुड़कर पूछा, क्या बात है, बड़े भाई? मेरे पास इसे बचाने का एक तरीका है। लुओ चेन ने अपने हाथ में मौजूद चांदी की तितली की ओर इशारा करते हुए कहा। सचमुच? लुओ चेन की बात सुनकर छोटी बच्ची की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं, मानो वह क्यों वर्जन गिलहरी हो। लेकिन आपको इस पालतू जानवर को यहीं रखना होगा, ठीक है? इतनी प्यारी बच्ची को देखकर लुओ चेन की आवाज अनजाने में नर्म पड़ गई। बोर्डिंग। छोटी बच्ची ने बेचैनी से पलकें झपकाईं, इसका कितना खर्चा आएगा? मानो इस डर से कि लुओ चेन तितली को नहीं बचाएगा, छोटी लड़की ने चांदी की तितली को धीरे से जमीन पर रख दिया, फिर अपने पीछे रखे बैग से मुट्ठी भर मुड़े हुए कागजी नोट और सिक्के निकाले।
उसने जल्दी से वो पैसे लुओ चेन को सौंपते हुए कहा, बड़े भाई, मेरे पास बस इतना ही पैसा है। कृपया कृपया इसे बचा लीजिए। लुओ चेन ने उसके द्वारा दिए गए पैसों में से 10 स्पिरिट कॉइन का नोट लिया और उसे कैशियर के काउंटर पर रख दिया। ठीक है, बस इतना ही काफी है। फिर उसने चांदी की तितली को जमीन से उठाकर अपनी हथेली में रख लिया। छोटी बच्ची के दोनों हाथों में पूरी तरह समा सकने वाली चांदी की तितली लुओ चेन की हथेली में पूरी तरह समा गई। इसे अपनी हथेली में पकड़े हुए लुओ चेन चांदी की तितली की हल्की जीवन शक्ति को और अधिक प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकता था, जैसे हवा में जलती मोमबत्ती जो किसी भी क्षण बुझने के लिए तैयार हो। पूरी प्रक्रिया को देख रहे लुओ यांग पास आए। उन्होंने धीरे से लुओ चेन के कान में फुसफुसाया, भाई, उस छोटी बच्ची से झूठ मत बोलो। इस कीमती स्टील की तितली के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लुओ चेन ने लुओ यांग को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, क्या तुम प्रेषक हो या मैं? अगर मैं कहूं कि इसे बचाया जा सकता है, तो इसे बचाया जा सकता है। तुम यहीं छोटी बच्ची के साथ रहो और इंतजार करो। इसके साथ ही उसने फाइन स्टील बटरफ्लाई, जैसा कि लुओ यांग इसे कहता था, को अपनी हथेली में उठाया और दूसरी मंजिल पर चला गया। लुओ चेन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइन स्टील बटरफ्लाई को धीरे से ट्रांसफॉर्मेशन पूल के पानी में रख दिया। पूल के पानी ने धीरे धीरे फाइन स्टील बटरफ्लाई के शरीर को डुबो दिया और फिर फाइन स्टील बटरफ्लाई एक लाश की तरह बिना किसी प्रतिक्रिया के पूल के तल में डूब गई। लुओ चेन को सिस्टम की बातों पर संदेह होने लगा। सिस्टम, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं, बस एक पल रुकिए। सिस्टम का जवाब अब भी उतना ही आत्मविश्वासपूर्ण और निश्चित था। लुओ चेन ने खुद को शांत किया और तालाब की तलहटी में बैठी चांदी जैसी तितली को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद तितली के घाव पर हल्की सी चमक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति घाव से जुड़ गई हो। टूटे हुए पंख अपनी जगह पर वापस आ रहे हों और शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों पर नया मांस फिर से उग रहा हो। इसका अपना प्रभाव धीरे धीरे मजबूत और स्थिर होता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि जीवित रहना अब कोई मुद्दा नहीं रहा। आप इसे अब निकाल सकते हैं। इसे 1 और सप्ताह तक इसी तरह भिगोकर रखने से यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लुओ चेन ने सिस्टम की सलाह का पालन किया और पोल के तल से फाइन स्टील बटरफ्लाई को निकाल लिया। उसने अपनी छोटी छोटी आंखें खोल ली थी और अब कृतज्ञता भरी नजरों से लुओ चेन को देख रहा था। लुओ चेन ने उसके पंखों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। वह नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है ना? चेन्यांग पेटस्टो की पहली मंजिल पर लुओ चेन ने फाइन स्टील बटरफ्लाई को दोनों हाथों में पकड़ रखा था और थोड़ा झुक गया था ताकि छोटी लड़की उसकी वर्तमान स्थिति देख सके। वाह, बड़ा भाई तो कमाल का है। उसके घाव इतनी जल्दी भर गए। जब छोटी बच्ची ने फाइन स्टील बटरफ्लाई के अक्षुण्ण पंख और स्थिर सांसें देखी तो वह आश्चर्य से हौन उठी। उस नन्ही बच्ची की सरल खुशी के मुकाबले लुओ यांग के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वह मुंह खुला रखकर खड़ा था, मानो उसे समझ ही न आ रहा हो कि क्या कहे। यह नहीं, औपचारिक शिक्षा प्राप्त पशु स्वामी होने के नाते लुओ यांग यह और भी बेहतर ढंग से समझता था कि 10 मिनट से कुछ अधिक समय में मरते हुए जानवर को बचाने का क्या अर्थ होता है। भले ही बचाया गया जानवर एक छोटा सा खूंखार जानवर ही क्यों न हो, वह जानता था कि उसके भाई का एक रहस्य है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके भाई का रहस्य इतना भयानक होगा। ये याद करते हुए कि वहां बाहरी लोग मौजूद थे, लुओ यांग ने खुद को थोड़ा शांत किया, अपना मुंह कसकर बंद कर लिया और फैसला किया कि जब वे अकेले होंगे तो वह अपने भाई से अच्छे से बात करेगा। लुओ चेन को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी हरकतें कितनी चौंकाने वाली थीं। वो बस मुस्कुराया और छोटी बच्ची को अपनी हथेली में रखी फाइन स्टील बटरफ्लाई को बड़े प्यार से सहलाते हुए देखा। इसके ऊपरी घाव अब काफी बेहतर हैं, लेकिन अंदरूनी चोटों को अभी आराम की जरूरत है। 3 दिन के इलाज के बाद तुम इसे घर ले जा सकती हो। जैसे ही उसने इसे घर ले जाओ सुना, छोटी बच्ची की भौहें साफ तौर पर सिकुड़ गईं। बड़े भाई, मुझे ये जानवर बाहर मिला। मुझे नहीं पता कि इसका घर कहाँ है। क्या यह मिल गया? क्या इसे इसके मालिक ने छोड़ दिया था? या ये कोई जंगली जानवर था जो गलती से शहर में घुस गया था? लुओ चेन ने तुरंत दूसरे विकल्प को खारिज कर दिया। शहर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त थी। एक छोटा, भयंकर, 4 सितारा फाइन स्टील बटरफ्लाई टैंक उसमें घुसपैठ करने में सक्षम नहीं होगा। परिस्थिति चाहे जो भी हो, लुओ चेन को पूरा यकीन था कि इस उत्तम इस्पात तितली पर कोई अनुबंध चिन्ह नहीं था।
यह अभी भी एक शुद्ध, असंबद्ध प्राणी था, जिसका किसी भी पशु स्वामी के साथ भविष्य के अनुबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह इसका असली घर नहीं है। तुमने इसे बचाया है, इसलिए अब से तुम जहाँ भी हो, वही इसका घर होगा। लू चेन ने अपने सामने खड़ी छोटी बच्ची को प्यार भरी नजरों से देखा। आखिरकार, अच्छे व्यवहार वाले बच्चे किसे पसंद नहीं होते। छोटी बच्ची की आंखें अचानक चमक उठीं। लुओ चेन के हाथ में मौजूद सुंदर इस्पात की तितली को देखते हुए उसने कहा, मेरा घर ही इसका घर है। उसका नन्हा सा गोल मटोल हाथ धीरे धीरे पंखों को सहला रहा था, जो मानो उत्तम इस्पात के बने हों। आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। जब तुम ठीक हो जाओगी, तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। नन्ही बच्ची की आवाज में जिम्मेदारी का भाव था। लुओ चेन ने देखा कि अंधेरा हो रहा है और उसने छोटी बच्ची से घर जाने का आग्रह किया। तभी उसने अनिच्छा से फाइन स्टील बटरफ्लाई को अलविदा कहा। छोटी बच्ची के चले जाने के बाद, ये देखकर कि दुकान अस्थायी रूप से खाली है, लुओ यांग ने अस्थायी रूप से बंद का बोर्ड लगा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लुओ चेन, जिसने अभी अभी फाइन स्टील बटरफ्लाई को उसके पिंजरे में रखा था, अपने छोटे भाई की हरकतों को देखकर मुड़ा और उसे थोड़ा अजीब लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या हुआ? लुओ यांग ने अपना हाथ माथे पर रख लिया। उसके भाई की सुरक्षा संबंधी जागरूकता शायद बहुत कम थी। भाई, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि फाइन स्टील बटरफ्लाई के साथ तुम्हारा व्यवहार कितना खतरनाक था? उपचार क्षमता वाले जीवाम थे, लेकिन किसी मरणासन जीव को मृत्यु के मुंह से वापस लाने की क्षमता वास्तव में बहुत दुर्लभ थी। दुर्लभता का अर्थ था बहुमूल्य और लुप्तप्राय होना। लुओ चेन को अभी भी भ्रमित देखकर लुओ यांग ने झुंझलाते हुए कहा कि यांग शहर के पहले पशु अस्पताल में उनका विशिष्ट उपचार करने वाला पशु, औषधीय आत्मा बांस, आत्मा पशु अवस्था में भी 10 मिनट से कुछ अधिक समय में मरते हुए पशु को ठीक नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उनके डीन का राजा बीस्ट, औषधीय आत्मा बांस राजा भी ऐसा नहीं कर सकता। वो उत्तम इस्पात तितली आपकी दुकान में ठीक हो गई। आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि उसके स्टोर में एक ऐसा जानवर था जिसका उपचार प्रभाव औषधीय आत्मा बांस राजा से भी अधिक भयानक था, फिर भी लू चेन केवल एक छोटा सा भयंकर जानवर था। लुओ यांग की बातें सुनकर लुओ चेन को कुछ समझ आ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। पिछले जन्म में शांतिपूर्ण युग में बिताए गए उनके जीवन और इस जीवन में अत्यधिक सुरक्षा के कारण वे अक्सर यह भूल जाते थे कि यह एक खतरनाक राक्षसी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां व्यक्तिगत युद्ध शक्ति को अविश्वसनीय रूप से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अब जब उनके माता पिता लापता थे, तो दोनों भाइयों के पास सहारा लेने वाला कोई नहीं था। अगर किसी की वाकई बुरी मंशा थी, तो शहर में चुपचाप उन्हें गायब करने के उसके पास शायद 1000 तरीके होंगे। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, लुओ चेन को पसीना आने लगा। अपने भाई को खतरे का एहसास होते देख और लुओ चेन की पुरानी समस्या के फिर से उभरने के डर से लुओ यांग ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार सिर्फ छोटी बच्ची ही थी। उसे शायद अभी इसका मतलब नहीं पता, इसलिए भाई को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आगे से ज्यादा सावधान रहना। लुओ चेन ने एक लंबी आह भरी, उसका चेहरा अपराधबोध से भरा हुआ था। भाई, यह एक बार की बात है, फिर कभी नहीं। सुरक्षा की भावना बढ़ने के कारण उन्हें उस दिन दुकान खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जल्दी से साफ सफाई करने के बाद लुओ चेन और लुओ यांग चांदनी रात में अपने घर लौट आए। रात शांतिपूर्ण ढंग से गुजरी। अगले दिन भी लुओ चेन दुकान खोलने के लिए समय से पहले ही पहुंच गई। स्टोर में वर्तमान में मौजूद जानवर, एक लाइटनिंग रैट, एक फ्रॉस्ट वुल्फ, 2 फ्रेग्रेंट रैबिट। बोर्डिंग की स्थिति, 2 फ्रेग्रेंट रैबिट, एक फाइन स्टील बटरफ्लाई। लुओ चेन को याद आया कि वह कल ही तो केवल 6 जानवर लेकर आया था, तो फिर दुकान में अभी भी इतने कम जानवर क्यों लग रहे थे? लुओ चेन ने अपने टास्क बार पर नजर डाली। सिस्टम का टास्क पूरा करने के लिए उसे अभी भी 2 और पशु रखने की जगह चाहिए थी, और फिर उसे पशुपालन केंद्र से पशु खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले, वो तीनों बंधे हुए जानवरों को ऊपर ले गया ताकि वे रूपांतरण कुंड में स्नान कर सकें। इन तीनों में से एक को लुओ यांग के स्पिरिट बीस्ट मास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए उपहार के रूप में रखा गया था, एक का वेई यानशेन के साथ अनुबंध था और दूसरे के जीवन को बचाने की आवश्यकता थी। बचे हुए 2 ट्रांसफॉर्मेशन पूल स्लॉट में से लुओ चेन ने एक अपने छोटे से प्यारे जानवर के लिए और दूसरा नए फ्रॉस्ट वुल्फ के लिए आवंटित कर दिया। लुओ चेन ने आह भरी,
क्योंकि स्टोर में भले ही ज्यादा जानवर नहीं थे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पूल स्लॉट तो और भी कम थे। शायद दुकान में मौजूद रहस्यमय आध्यात्मिक घास की खबर फैल गई थी, क्योंकि आज ग्राहकों की संख्या असामान्य रूप से अधिक थी, जिनमें से अधिकांश लोग रहस्यमय आध्यात्मिक घास खरीदने आए थे। बहुत से लोगों ने जानवर नहीं खरीदे, लेकिन स्टोर में आध्यात्मिक ऊर्जा की उच्च सांद्रता के कारण अधिक पशु स्वामी अपने जानवरों को उसमें सवार करना पसंद करते थे। पूरी सुबह के दौरान 12 ग्राहकों ने अपने पशुओं को दुकान में रखने का विकल्प चुना। दुकान में आध्यात्मिक ऊर्जा की उच्च सांद्रता के कारण उनके मालिकों की जाने की अनिच्छा काफी हद तक कम हो गई थी। सुबह की व्यस्तता के बाद दोपहर तक ग्राहकों की संख्या कम हो गई, जिससे लुओ चेन को आराम करने और अपने मिशन के पुरस्कारों की जांच करने का मौका मिला। मिशन की प्रगति, 6 जानवर बेचे गए, पूर्ण 200 ग्राहकों को सेवा दी गई, पूर्ण जानवरों के रहने की संख्या 5 तक पहुंच गई, पूर्ण। मिशन पुरस्कार, प्रथम श्रेणी के गुप्त क्षेत्र में स्थायी अन्वेषण अधिकार दावा करने योग्य। लुओ चेन ने दुकान का दरवाजा बंद किया, अस्थायी रूप से बंद का बोर्ड लगाया, अपने हाथों को आपस में रगड़ा और इनाम लेने का फैसला किया। मिशन पुरस्कार जारी किया गया। पैनल पर लिखे शब्दों को देखकर लुओ चेन ने पहली मंजिल पर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नया नहीं मिला। ये दूसरी मंजिल पर ही होगा। इस अनुमान के साथ लुओ चेन ने राहत की सांस ली। उसे सचमुच डर था कि सिस्टम गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार सीधे पहली मंजिल पर ही रख देगा, जिससे उसके लिए अपना स्टोर चलाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर लुओ चेन ने आखिरकार सिस्टम द्वारा पुरस्कृत टिया एक सीक्रेट रियल्म को देखा। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही लुओ चेन ने सिस्टम द्वारा पुरस्कृत गुप्त क्षेत्र का पता लगाया। दूसरी मंजिल के दक्षिण पूर्वी कोने में 2 मीटर ऊंचा एक प्रकाश द्वार चुपचाप खड़ा था, जो गहरे नीले रंग की आभा से जगमगा रहा था। लुओ चेन प्रकाश द्वार की ओर बढ़ा और गहरे नीले प्रकाश ने उसके चेहरे पर अपनी रोशनी डाली, जिससे उसे एक अजीबोगरीब रहस्यमय अनुभूति हुई। उसका इरादा तो शुरू में सीधे प्रकाश द्वार से अंदर जाने का था, लेकिन खुद को और अपने बगल में बैठे उस छोटे से प्यारे जानवर को देखकर, जो अभी भी शावक अवस्था में था, उसने चुपचाप आह भरी और उस विचार को त्याग दिया। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना महत्वपूर्ण था, लेकिन उसका अपना जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण था। सिस्टम के अनुसार प्रथम श्रेणी का गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से भयंकर पशु श्रेणी के पशु स्वामियों से भरा हुआ था, जिसका अर्थ है कि वहां भयंकर पशु 1 सितारा से लेकर भयंकर पशु 9 सितारा तक कुछ भी हो सकता है। उसकी अनुबंधित लाइट स्पिरिट कैट फिलहाल केवल 5 सितारा भयंकर जानवर थी, इसलिए जल्दबाजी करना बहुत जोखिम भरा होगा। लुओ चेन ने अपना टर्मिनल खोला और एक नंबर डायल किया। भाई अल्पविराम। जब लुओ यांग पालतू जानवरों की दुकान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाजा बंद था और बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, अस्थायी रूप से बंद। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ये पालतू जानवरों की दुकान काफी लापरवाही से चलाई जा रही थी, कभी भी बंद हो जाती थी, जिससे ग्राहकों पर आसानी से बुरा प्रभाव पड़ सकता था। उसने अपने टर्मिनल पर लुओ चेन को एक संदेश भेजा और दुकान का दरवाजा अंदर से झट से खुल गया। लुओ चेन ने अपना सिर बाहर निकाला और केवल लुओ यांग को देखकर उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और उसे अंदर खींच लिया। फिर ताले की क्लिक की आवाज आई और दुकान का दरवाजा अंदर से फिर से बंद हो गया। भाई, क्या बात है? आपने मुझे इतनी रहस्यमय तरीके से यहाँ क्यों बुलाया? दुकान में प्रवेश करते ही लुओ यांग ने उत्सुकता से पूछा। लुओ चेन ने सीधे तौर पर कुछ नहीं बताया, बल्कि लुओ यांग से बस इतना कहा, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वह पहले दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। लुओ यांग ने लुओ चेन के पदचिह्नों का पीछा करते हुए सीढ़ियों की ओर रुख किया और वहां एक नोट चिपका हुआ पाया जो पहले वहां नहीं था। कृषि क्षेत्र, प्रवेश निषेध। उसे याद आया कि जब वह कल आया था, तब ये नोट वहां नहीं होना चाहिए था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसके भाई ने इसे आज ही पोस्ट किया है। हालांकि ये सिर्फ एक नोट था और लुओ यांग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी दिलचस्पी इस बात में थी कि दूसरी मंजिल पर ऐसा क्या था जिसके कारण उसके भाई को दुकान बंद करनी पड़ी। वे तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। दूसरी मंजिल पर बहुत कम चीजें थीं, बस एक तालाब और एक रोशनदान। एक रहस्यमय क्षेत्र। प्रकाश द्वार को देखते ही लुओ यांग ने हैरानी जताई, जाहिर है वह ऐसी चीजों से बहुत परिचित था।
हालांकि गुप्त क्षेत्र शहर के भीतर नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक शहर की रक्षा करने वाली ऊर्जा झिल्ली में किसी प्रकार का स्थानिक नियम था जो गुप्त क्षेत्रों के निर्माण में बाधा डालता था, जिससे उनके प्रवेश द्वार शहर के बाहर खुलते थे। लुओ यांग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसका धधकते शेर तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। फिर उसने तेजी से लुढ़क कर अपने मूर्ख भाई की रक्षा की। लुओ चेन ने सामने खड़े व्यक्ति को खाली निगाहों से देखा। उसने लुओ यांग की पीठ पर कोहनी मारी और बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो? लुओ यांग और धधकते शेर ने सतर्कता से प्रकाश द्वार पर नजर रखी। ये देखकर कि फिलहाल कोई भी पशु स्वामी उससे बाहर नहीं आया है, उसने अपने भाई को, जिसने ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, पशु स्वामी ज्ञान के बारे में शिक्षित करने का निर्णय लिया। वह प्रकाश द्वार एक गुप्त क्षेत्र की ओर जाता है, जहां अज्ञात रैंक के बीस्ट मास्टर्स किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। चलिए पहले नीचे चलते हैं और यहाँ की स्थिति की जानकारी पुलिस को देते हैं। फिर स्थिर प्रकाश द्वार को देखते हुए उसने लुओ चेन को पीछे हटने के लिए सीढ़ियों की ओर ले जाने की तैयारी की। ओह, लुओ चेन को अब एहसास हुआ कि लुओ यांग को गलतफहमी हो गई है। उसे समझाना ही होगा। उसने पीछे से लुओ यांग की बांह पकड़ ली और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। लुओ यांग ने अपना आधा सिर घुमाया और लुओ चेन की ओर हैरानी भरी नजर डाली। लुओ चेन ने अपनी नाक रगड़ी और कमजोर आवाज में कहा, भाई, क्या ऐसा संभव है कि मैंने उस गुप्त क्षेत्र को बुलाया हो? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ यांग का भ्रम और गहरा गया। भाई, क्या तुम अपने बोलने पर विचार करना चाहते हो? लुओ चेन ने लुओ यांग के चेहरे के हाव भाव से उसके वर्तमान विचारों को आसानी से समझ लिया। लुओ चेन की आवाज में बहुत आत्मविश्वास झलक रहा था। आप इसे मेरी प्रतिभा का हिस्सा समझ सकते हैं। इस गुप्त क्षेत्र को मैंने ही प्रकट किया है, लेकिन यह एक तरफा मार्ग है। हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन मेरी अनुमति के बिना अंदर मौजूद दानव स्वामी बाहर नहीं आ सकते। लुओ यांग के अभी भी युवा चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। कुछ देर बाद उसने दबी हुई आवाज में कहा, कल तुमने जिस तरह उस उत्तम इस्पात की तितली का इलाज किया, क्या वह तुम्हारी प्रतिभा का हिस्सा है? लुओ चेन ने सिर हिलाया और दृढ़ निश्चय के साथ लुओ यांग की ओर देखते हुए कहा, बिल्कुल सही। और यह गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से भयंकर पशु श्रेणी के पशु स्वामियों से भरा हुआ है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ अंदर जाओ और एक नज़र डालो। लुओ यांग को लुओ चेन द्वारा बताई गई खबर को समझने में काफी समय लगा, लेकिन वह अब भी संशय में दिख रहा था। दोनों प्रकाश द्वार के सामने पहुंचे, जहां उनके सामने भयंकर 9 सितारा धधकते शेर खड़ा था। उसके पीछे लुओ यांग और अंत में लुओ चेन था, जिसके कंधे पर प्रकाश आत्मा बिल्ली थी। वे दो व्यक्ति और दो जानवर क्रमानुसार प्रकाश द्वार से प्रवेश कर गए। जब लुओ चेन ने प्रकाश द्वार में प्रवेश किया, तो उसे कुछ भी विशेष महसूस नहीं हुआ। ये किसी अन्य साधारण दरवाजे से गुजरने से अलग नहीं लगा। जो बात अलग थी, वह थी प्रकाश द्वार से प्रवेश करने के बाद उनकी त्वचा के तापमान में अंतर, जिससे उन्हें सचमुच यह एहसास हुआ कि वे किसी दूसरी जगह पर आ गए हैं। इस जगह में रोशनी तो थी, लेकिन तेज नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे सूर्यास्त के ठीक बाद शाम के समय होती है। हालांकि धधकते शेर के शरीर पर टिमटिमाती हुई लपटें थीं, जिससे लुओ चेन और अन्य लोग अपने आसपास के वातावरण की तुलना में कहीं अधिक चमकदार दिखाई दे रहे थे। चारों ओर देखने पर वे दो लोग और दो जानवर अब एक विशाल घास के मैदान में खड़े थे। उनके चारों ओर खुला जंगल था और लुओ चेन को अपने पतलून के पैरों से घास की पत्तियों का स्पर्श महसूस हो रहा था। ये स्थान बहुत बड़ा नहीं था, ऐसा स्थान जिसका अंत एक नज़र में ही दिख जाता था, जिसका अनुमानित आकार लगभग 10,000 वर्ग मीटर और ऊंचाई लगभग 50 मीटर थी। लुओ चेन ने ऐसा अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि वह गुप्त क्षेत्र की सीमा दर्शाने वाली ऊर्जा झिल्ली को अपनी दृष्टि की सीमा तक देख सकता था। ऊर्जा झिल्ली के किनारे पर विकृत स्थानिक तरंगें थीं, जिनसे अवास्तविक, विभिन्न रंगों की रोशनी निकल रही थी, जिससे उन्हें आसानी से देखा जा सकता था। सिस्टम, क्या ये प्रथम श्रेणी का गुप्त क्षेत्र है? यहाँ तो कोई बीस्ट मास्टर नजर नहीं आ रहा। लुओ चेन ने मन ही मन सिस्टम से पूछा। लुओ चेन के दिमाग में सिस्टम की अभिमानी आवाज गूंजी, कृपया मेजबान सक्रिय रूप से अन्वेषण और खोज करें। लुओ चेन ने मुंह फुला लिया, उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी जगह में खोजने लायक क्या है। वह बेबसी से नीचे बैठ गया और अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके चारों ओर घास को देखने लगा, इस उम्मीद में कि उसे कुछ मिल जाए। नाम,
शेष हरी घास। उपयोग, दो सिर वाले मृगों का पसंदीदा भोजन, इसका दीर्घकालिक सेवन विकास को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि यह कोई बीस्ट मास्टर नहीं था, लेकिन कम से कम ये बीस्ट मास्टर्स से संबंधित एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी, और लुओ चेन की आंतरिक निराशा थोड़ी कम हो गई। धधकते शेर ने लुओ यांग और लुओ चेन के चारों ओर चक्कर लगाया, और यद्यपि उसकी ज्वालाएं मायावी थीं, फिर भी उसके शरीर से निकलने वाले उच्च तापमान के कारण उस क्षेत्र में बची हुई सभी हरी घास मुरझा गई। लुओ चेन ने पहले सावधानीपूर्वक आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। इस गुप्त क्षेत्र के आकार को देखकर उसने चैन की सांस ली। इतने बड़े गुप्त क्षेत्र में शायद ही कोई शक्तिशाली पशु स्वामी होंगे, अगर होंगे भी तो। भाई, क्या इन घासों का कोई उपयोग है? लुओ यांग ने लुओ चेन को घासों को लंबे समय तक निहारते हुए देखकर पूछा। लुओ चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह एक प्रकार की घास है जिसे दो सिर वाले हिरण खाना पसंद करते हैं, इसलिए इसका कुछ उपयोग तो है ही। चलिए थोड़ा घूमकर देखते हैं कि इस छोटे से गुप्त क्षेत्र में कोई पशु स्वामी है या नहीं। इतना कहकर लुओ चेन सीधा खड़ा हो गया, उसने एक दिशा चुनी और आगे बढ़ गया। लुओ यांग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि वह और धधकते शेर, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, दो महान रक्षकों की तरह काम कर रहे थे, जो लुओ चेन और बीच में मौजूद उस छोटे से प्यारे जीव की रक्षा कर रहे थे। लगभग 100 मीटर और चलने के बाद लुओ चेन ने शेष हरी घास से अलग एक पौधा देखा, और उससे निकलने वाली ऊर्जा का स्तर शेष हरी घास की तुलना में दोगुने से भी अधिक महसूस हुआ। अच्छी खबर, गुप्त क्षेत्र में वास्तव में बीस्ट मास्टर मौजूद थे। बुरी खबर, वे पौधे प्रकार के बीस्ट मास्टर थे। वर्तमान निम्न श्रेणी के बीच बीस्ट मास्टर्स में लोकप्रिय बीस्ट मास्टर प्रकारों की एक रैंकिंग थी। पहली श्रेणी में स्वाभाविक रूप से उड़ने वाले बीस्ट मास्टर थे, दूसरी श्रेणी में जमीन पर दौड़ने वाले बीस्ट मास्टर थे, तीसरी श्रेणी में पौधे प्रकार के बीस्ट मास्टर थे, और चौथी श्रेणी, जो नौसिखिया बीस्ट मास्टर्स के लिए अनुबंध करने के लिए सबसे कम अनुशंसित थी, स्वाभाविक रूप से ऐसे बीस्ट मास्टर थे जो केवल पानी में रह सकते थे। हालांकि कुछ देर बाद लुओ चेन ने खुद को संभाला और इसके बजाय अपने सामने मौजूद पौधे प्रकार के बीस्ट मास्टर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। देखने में ये कम से कम आधा मीटर लंबा था, जो इसके बगल में बची हरी घास से काफी ऊंचा था। इसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग का था, इसमें कोई तना नहीं था, केवल 3 चपटी पत्तियां जमीन से निकली हुई थीं। पौधे की बनावट को देखकर लुओ चेन को किसी तरह अपने पिछले जीवन के एक पौधे की याद आ गई जिसे ग्लैडियोलस कहा जाता था, लेकिन हालांकि पत्तियां बहुत मिलती जुलती थीं, रंग बिल्कुल अलग था। इस गहरे नीले, दिखने में विषैले पौधे को अपनी सत्य दृष्टि के लक्ष्य के रूप में चुनते हुए लुओ चेन ने सावधानीपूर्वक इसकी विस्तृत जानकारी का अवलोकन किया। दौड़, किंग्यो घास। रैंक, फेयर्स बीस्ट 6 स्टार। प्रकार, लकड़ी का प्रकार, नेदर सिस्टम। स्थिति, स्वस्थ। योग्यता, अच्छी। कौशल, 1, कोड़ा पीली श्रेणी किंग्यू घास अपनी कठोरता, पतली शाखाओं और पत्तियों का उपयोग करके लक्ष्य पर प्रहार करती है। 2, नीदर फॉस्फो रहस्यमय श्रेणी किंग्यू घास की पत्तियां फॉस्फो पाउडर से ढकी होती हैं। जब यह फॉस्फो पाउडर लक्ष्य के शरीर से चिपक जाता है, तो ये लगातार नेदर क्यूई से शरीर में प्रवेश करता है, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, शरीर का क्षरण, ऊर्जा की खपत। इस समय लुओ चेन और लुओ यांग अभी भी किंग्यू घास से 10 मीटर से अधिक दूर थे। शायद उसने उन्हें देखा नहीं था, या शायद गुप्त क्षेत्र में लंबे जीवन ने उसकी सतर्कता कम कर दी थी, क्योंकि वह अभी भी आराम से हल्की नीली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। लुओ चेन ने लुओ यांग को किंग्यू घास के बारे में जानकारी दी, और उसके मन में यह विचार चल रहा था कि इस किंग्यू घास को कैसे पकड़ा जाए। किंग्यू ग्रास, मुझे इस तरह के बीस्ट मास्टर के बारे में कभी पता नहीं चला। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, खबर सुनने के बाद लुओ यांग ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। हालांकि केवल इसके कौशल के आधार पर ही यह एक शीर्ष स्तरीय भयंकर जानवर होना चाहिए, जो धधकते शेर से कमजोर न हो। लुओ यांग सही था, एक रहस्यमय रैंक प्राप्त करने के लिए भयंकर पशु अवस्था में कौशल के मामले में ये निस्संदेह उत्कृष्ट, शीर्ष श्रेणी के भयंकर पशुओं में से एक था। लुओ यांग का आकलन सुनकर लुओ चेन ने होंठ चाटे और उत्साह से कहा, अगर हमने इसके बारे में नहीं सुना है, तो इसका मतलब है कि इसे किंग्यांग शहर के आसपास नहीं देखा गया है। इसे दुकान में एक अनोखे पशु स्वामी के रूप में बेचा जा सकता है। भाई, चलो इस किंग्यू घास को पकड़ लेते हैं।
लुओ यांग ने भारी मन से सिर हिलाया और स्कारलेट फ्लेम को भी मानो कोई आदेश मिला हो। उसके चारों अंग जमीन पर लेट गए और वह शिकार करने की अवस्था में प्रवेश कर गई। वो दर्जनों मीटर दूर स्थित किंग्यू घास को घूर रहा था। उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ रहा था और आसपास की हरी घास और भी मुरझा रही थी। आक्रमण करना। लुओ यांग के आदेश पर वह और स्कारलेट फ्लेम दोनों तेजी से किंग्यू घास की ओर दौड़े। दौड़ते समय स्कारलेट फ्लेम के चारों ओर 7-8 मुट्ठी के आकार के अग्निगोले संघनित हो गए और स्कारलेट फ्लेम से भी अधिक गति से किंग्यू घास की ओर बढ़ने लगे। दर्जनों मीटर की दूरी पलक झपकते ही तय हो गई और तेज गति से आने वाले आग के गोले बेरहमी से किंग्यू घास की शाखाओं और पत्तियों से टकरा गए। हल्की नीली फॉस्फोरस चमक से ढकी शाखाएं और पत्तियां आग के गोलों के प्रभाव से जमीन पर गिरने के लिए मजबूर हो गईं और संपर्क में आने वाली शाखाओं और पत्तियों की सतह पर झुलसने के निशान दिखाई दिए। अचानक किया गया हमला वाकई कारगर साबित हुआ और स्कारलेट फ्लेम से निचले रैंक का किंग्यू ग्रास बुरी तरह घायल हो गया। इसी क्षण ठीक पीछे चल रही स्कारलेट फ्लेम ने अपने नुकीले पंजों को घुमाते हुए किंग्यू घास की 3 शाखाओं और पत्तियों पर जोरदार प्रहार किया। सौभाग्यवश किंग्यू घास की पत्तियां काफी कठोर थीं और नुकीले पंजों ने पत्तियों की सतह पर केवल गहरे निशान छोड़े, शाखाओं और पत्तियों को तोड़ा नहीं। हालांकि इन 2 हमलों के बाद किंग्यू घास की आभा तुरंत मुरझा गई, जो स्पष्ट रूप से स्कारलेट फ्लेम के हमलों के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाती है। ये पौधे के प्रकार का एक नुकसान भी था। निचले रैंक के बीस्ट मास्टर्स केवल निष्क्रिय रूप से हमलों को सहन कर सकते थे। किंग्यू घास की पत्तियों पर मौजूद फास्फोरस की चमक अचानक एक पल के लिए तेज हो गई और फिर उसकी शाखाओं और पत्तियों ने बगल में मौजूद लाल ज्वाला पर जोरदार प्रहार किया। स्कारलेट फ्लेम ने पीछे की ओर छलांग लगाकर इस हमले को आसानी से चकमा दिया, फिर किंग्यू घास के हमले के अंतराल का फायदा उठाया। उसने अपने पंजों में ज्वाला भर ली और किंग्यू घास पर कई बार जोरदार प्रहार किया। इस बार किंग्यू घास की सारी शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो गई। लुओ यांग कुछ मीटर दूर खड़ा था और स्कारलेट फ्लेम को घेरे हुए था। बाद में पहुंचे लुओ चेन ने ये दृश्य देखा। उन्होंने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से अंगूठी के आकार की एक वस्तु निकाली। पशु रोधक अंगूठी। लुओ यांग ने इसे देखते ही पहचान लिया। बीस्ट रिस्ट्रेंट रिंग, जो बीस्ट मास्टर्स को संयोजित करने वाला एक प्रमुख तकनीकी आविष्कार है, का उपयोग उन बीस्ट मास्टर्स की ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जिनमें प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं होती है और प्रतिरोध करने पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये जंगली बीस्ट मास्टर्स को पकड़ने या जंगली बीस्ट मास्टर्स को पालतू बनाने के लिए एक शक्तिशाली सहायक उपकरण है और काफी लोकप्रिय है, हालांकि इसकी कीमत भी काफी अधिक है। स्कारलेट फ्लेम ने लुओ चेन के हाथ से बीस्ट रिस्ट्रेंट रिंग ले ली। किंग्यू घास के पास गई, जिसमें प्रतिरोध करने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी, और फिर उसकी तीनों पत्तियों को बीस्ट रिस्ट्रेंट रिंग में डाल दिया। बीस्ट रिस्ट्रेंट रिंग को अपनी जगह पर देखकर लुओ चेन ने अपनी जेब से रिमोट कंट्रोल जैसी एक वस्तु निकाली और उस पर लगे लाल बटन को धीरे से दबाया। पशु नियंत्रण अंगूठी सिकुड़ने लगी और किंग्यू घास के आधार पर पूरी तरह से फिट हो गई। किंग्यू घास पर हल्की नीली चमक तुरंत फीकी पड़ गई और उसकी आभा पूरी तरह से गायब हो गई, मानो वह एक साधारण जंगली घास बन गई हो। वह छोटा सा रोएंदार जीव उत्सुकता से लुओ चेन के कंधे से नीचे कूद गया। किंग्यू घास के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए और कभी कभी अपने छोटे पंजों को उसे छूने के लिए आगे बढ़ाता रहा, मानो बहुत उत्सुक दिख रहा हो। लुओ चेन ने उस नन्हे से प्यारे से जीव को अपनी बाहों में उठाया, फिर औजार निकालकर किंग्यू घास को उसकी जड़ों से उखाड़कर एक बड़े गमले में रोप दिया। पहले इसे पकड़ लेते हैं और इसे वापस लाकर इसकी खेती करने की कोशिश करते हैं, फिर गुप्त क्षेत्र में मौजूद बीस्ट मास्टर्स की संख्या का पता लगाते हैं। ये बात उसके बगल में खड़े लुओ यांग से कही गई। लुओ यांग ने सहमति में सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से लुओ चेन के हाथ से फूलदान लिया और स्कारलेट फ्लेम को आगे ले गया। लुओ चेन ने अपने खाली हाथों को देखा, लाचारी से अपना सिर हिलाया और फिर लुओ यांग के कदमों पर चलते हुए इस छोटे से रहस्यमय क्षेत्र की खोज जारी रखने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसके बाद लुओ चेन और लुओ यांग ने इस छोटे से रहस्यमय क्षेत्र की खोज में कुल 1 घंटा बिताया। पूरी प्रक्रिया के दौरान किंग्यू घास के अलावा उन्हें कोई अन्य पशु स्वामी नहीं मिला। हालांकि पहली किंग्यू घास के बाद उन्हें गुप्त क्षेत्र के अन्य हिस्सों में किंग्यू घास के निशान मिले, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। 3 भयंकर 8 सितारा किंग्यू घास, 5 भयंकर 7 सितारा किंग्यू घास, 8 भयंकर 6 सितारा किंग्यू घास। शेष हरी घास विभिन्न मात्रा में
लुओ चेन ने इस गुप्त क्षेत्र के लिए संकलित बीस्ट मास्टर की जानकारी एक छोटी नोटबुक में लिख ली। फिर अपने बगल में कुछ देर चुप रहे लुओ यांग से कहा, जानकारी एकत्र हो गई है, अब बाहर चलते हैं। लुओ यांग ने सिर हिलाया, अभी भी चुप रहा, और बस गुप्त क्षेत्र के प्रकाश द्वार की ओर चला गया। लुओ चेन के कदमों का अनुसरण करते हुए पालतू जानवरों की दुकान की दूसरी मंजिल पर वापस चला गया। लुओ चेन ने लुओ यांग के हाथ से कींग्यू घास ली और उसे सबसे पहले पहली मंजिल पर स्थित पशु स्वामी के पिंजरे में बिक्री के लिए रख दिया। जैसे ही उसने उसे अंदर डाला, सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। सिस्टम टास्क जारी किया गया। टास्क 1, सीक्रेट दायरे 1 से प्राप्त 3 बीस्ट मास्टर्स को बेचें। इनाम, सीक्रेट दायरे 1 की आध्यात्मिक ऊर्जा सांद्रता में 50% की वृद्धि होती है। कार्य 2, स्टोर में 10 बीस्ट मास्टर बेचें। इनाम, स्टोर रैंक बढ़कर लेवल 1 हो जाएगी, नई अनुमतियां अनलॉक हो जाएंगी। कार्य 3, दुकान में देखभाल के लिए सौंपे गए पशु स्वामियों की संख्या 10 हो जाती है। पुरस्कार, एक दुकान रक्षक आत्मा पशु। सिस्टम द्वारा लगातार 3 कार्यों को जारी किए जाने की आवाज सुनकर लुओ चेन के चेहरे पर अनायासी खुशी की झलक दिखाई दी। आखिरकार ऐसे कार्य थे जिन्हें वह फिर से कर सकता था। पहले कार्य को पूरा करने के लिए उसे अपने भाई को गुप्त क्षेत्र में जाकर 2 कींग्यू घास पकड़ने में मदद करने के लिए मनाना पड़ेगा। ये कहना तो आसान था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस प्रकार के पौधे के प्रति बाजार की क्या प्रतिक्रिया होगी। बीस्ट मास्टर, द किंग्यू ग्रास। लुओ चेन की राय में तीसरा कार्य निश्चित रूप से पूरा करने में सबसे आसान था। आखिरकार वहां मौजूद रहस्यमय आध्यात्मिक घास के साथ ये बीस्ट मास्टर्स के लिए जरूरतमंदों से ऊर्जा अवशोषित करने का सबसे सस्ता और तेज तरीका था। लुओ चेन ने दुकान में बिकने के लिए रखे कुछ बीस्ट मास्टर्स पर नजर डाली और चुपचाप आह भरी। इनकी संख्या अभी भी कुछ कम थी। शायद अगली बार वह कुछ बड़े कदम उठा सकता है। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं, और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।